यस पीपल, डन विथ योर ब्रेक। आप लोगों का ब्रेक हो गया। ब्रेक के बाद वापस से आपका स्वागत है। तो ब्रेक से पहले हमने साइंटिफिक रिसर्च पढ़ा, सेक्शन 35 पढ़ी। अब अपन क्या पढ़ने वाले हैं, तो आपका सबका ध्यान इधर होना चाहिए। और अब अपन एक और सेक्शन पढ़ने वाले हैं 35 सीरीज की ही। और 35 सीरीज की एक और सेक्शन अभी जो हम पढ़ने वाले हैं वो कौन सी सेक्शन पढ़ने वाले हैं, आपका ध्यान इधर होना चाहिए। तो देखिए, हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं सेक्शन 35 ए बी बी 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 35 ए बी बी। ए बी बी का मतलब होता है अभिषेक बच्चन करके, अभिषेक बिग बच्चन। सो ए बी बी, अभिषेक बच्चन आपको पता है एक ही ऐड करता था पहले, एक ही एडवर्टाइजमेंट आती थी अभिषेक बच्चन की, आइडिया की व्हाट एन आइडिया सर जी। और वो भी अब किसकी आती है पता है, वो भी अब किसकी आती है, वो उसकी जगह वो कुत्ते ने ले ली, अभी वो वोडाफोन की ऐड आती है वहां पे। तो एबीबी 35 एबीबी इज रिलेटेड टू द टैली कम्युनिकेशन लाइसेंस, टैली कम्युनिकेशन लाइसेंस। अब एक बात समझना, ये टैली कम्युनिकेशन लाइसेंस जो होते हैं, टैली कम्युनिकेशन लाइसेंस मतलब जो टैली कम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइड करती है। इंडिया में बहुत सारी कंपनी है जो टैली कम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइड करती है, जैसे वोडाफोन है, वोडाफोन आइडिया अब तो हो गई, एयरटेल है, जियो है, दे प्रोवाइड द टेली कम्युनिकेशन सर्विस। तो इंडिया में ऐसा नहीं है कि आपको अगर टेली कम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइड कर दिया तो ऐसे ही खुद के टावर लगा लो और सर्विस दे दो, नहीं, उसके लिए लाइसेंस लगता है। और ये लाइसेंस आपको कहां से लेना पड़ता है, गवर्नमेंट से लेना पड़ता है। कहां से लेना पड़ता है, गवर्नमेंट से लेना पड़ता है। अब ये गवर्नमेंट से लाइसेंस लेते हैं ना, इसकी बड़ी कॉस्ट लगती है। ऐसा नहीं कि फ्री में दे देंगे मोदी जी के, लो भैया लो लो ले लो, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। बहुत पैसा देना पड़ता है, बहुत पैसा देना पड़ता है करके, ठीक है। और बहुत ही खतरनाक पैसा लगता है इसमें, एकदम खतरनाक वाला पैसा लगता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि फॉर एन एग्जांपल, अगर कोई कंपनी है, जैसे फॉर एन एग्जांपल कंपनी का नाम है एयरटेल, और एयरटेल ने एक टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस लिया और उस पर 100 करोड़ रुपया गवर्नमेंट को दिया। 100 करोड़ रुपए का लाइसेंस है, और मान लो इस लाइसेंस की जो लाइफ है वो लाइफ फॉर एन एग्जांपल 10 ईयर्स है। उस लाइसेंस की लाइफ है वो 10 ईयर्स है, 100 करोड़ रुपए का खर्चा किया, लाइसेंस की लाइफ है वो 10 ईयर्स है, 10 साल के लिए लाइसेंस दिया। तो क्या इस पे डिडक्शन कैसे मिलेगा? अब पहली चीज तो आप मुझे ये बोलोगे, पहली चीज तो आप बोलोगे कि सर एक काम करिए ना, 100 करोड़ रुपया है ना, तो इसको आप इनटेंजिबल असेट मान लो ना, बिकॉज लाइसेंस इज इनटेंजिबल असेट ना। इनटेंजिबल असेट में क्या पढ़ा था, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, फ्रेंचाइज, डिजाइन, फॉर्मूला और एनी अदर राइट ऑफ द सिमिलर नेचर। तो लाइसेंस एक इनटेंजिबल असेट है ना सर, उस पर 25% डेप्रीशिएशन ले लो ना। लेकिन मैं बात बताऊं, जब लॉ में किसी भी चीज के लिए कोई स्पेसिफिक प्रोविजन दे रखा है ना, तो फिर जनरल प्रोविजन पे नहीं जाते। अगर किसी भी चीज के लिए कोई स्पेसिफिक प्रोविजन दे रखा है तो कभी भी जनरल प्रोविजन पे नहीं जाते। तो यहां पे ये स्पेसिफिक प्रोविजन दे रखा है, यहां पे ये स्पेसिफिक प्रोविजन दे रखा है, स्पेसिफिक प्रोविजन दे रखा है। तो जब स्पेसिफिक प्रोविजन दे रखा है तो आपको जनरल प्रोविजन पे नहीं जाना। अब यहां पे क्या दे रखा है, आप बुक में नहीं देखेंगे, कोई भी बुक नहीं देखेंगे, बुक बंद कर दीजिए। जब भी मैं एक्सप्लेन करता हूं आपका ध्यान इधर होना चाहिए, आप बुक से ऑडिट करने की कोई जरूरत नहीं है, आप इधर ध्यान दे दीजिए। अगर मान लो लाइसेंस का खर्चा किया तो इसका डिडक्शन कैसे मिलेगा? तो लॉ मेकर्स बोलते हैं कि इसका जो डिडक्शन है ना वो मिलेगा ओवर द लाइफ ऑफ द लाइसेंस। मींस जितने साल का लाइसेंस है उसमें आपको इस खर्चे को अमोर्टाइज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अमोर्टाइज करना पड़ेगा। अमोर्टाइज करना पड़ेगा मींस ये 100 करोड़ पे, पहली चीज तो आप डेप्रीशिएशन नहीं ले सकते, ये इंटेंजिबल असेट नहीं मानेंगे। यहां स्पेसिफिक प्रोविजन है इस सेक्शन में, और ये सेक्शन ये बोलती है कि आपको क्या करना पड़ेगा, इस पैसे को अमोर्टाइज करना पड़ेगा ओवर द लाइफ ऑफ द लाइसेंस। जितना लाइफ है उसमें अमोर्टाइज कर दो। जैसे 10 साल का लाइसेंस है और 100 करोड़ रुपए दिए, तो आप एक काम करिए, हर साल 10 करोड़ का डिडक्शन ले लीजिए। हर साल आप 10 करोड़ 10 करोड़ 10 करोड़ 10 करोड़ का आप डिडक्शन ले लीजिए। एवरी ईयर जस्ट टेक द डिडक्शन ऑफ द 10 करोड़ का आप डिडक्शन ले लीजिए। लेकिन एक चीज समझना इशिका, यहां पे डिडक्शन उस ईयर से मिलता है जिस ईयर में आपने पेमेंट किया। जिस ईयर में आपने पेमेंट किया उस ईयर से डिडक्शन मिलेगा, और जिस ईयर में लाइसेंस एक्सपायर हो रहा है उस ईयर तक डिडक्शन मिलेगा। जिस ईयर में आपने पेमेंट किया उस ईयर से डिडक्शन मिलेगा, और जिस ईयर में लाइसेंस एक्सपायर हो रहा है उस ईयर तक डिडक्शन मिलेगा। जैसे फॉर एन एग्जांपल, एयरटेल ने एक लाइसेंस लिया, 100 करोड़ का लाइसेंस है, 10 साल का लाइफ है। अब आप एक बात समझना, ये जो 100 करोड़ का खर्चा था इसमें से फॉर एन एग्जांपल
जो 50 करोड़ है वो 50 करोड़ एयरटेल ने इमीडिएटली पे कर दिया। मींस 50 करोड़ है वो 50 करोड़ उन्होंने इमीडिएटली पे कर दिया, इमीडिएटली हाथों हाथ 50 करोड़ पे कर दिया। इसमें से 30 करोड़ है वो मान लो 6th ईयर में पे किया। एंड गाइस जो बाकी वाला 20 करोड़ है वो मान लो 9th ईयर में पे किया। तो डिडक्शन कैसे मिलेगा, इसको अमोर्टाइज कैसे करेंगे? तो इसको अमोर्टाइज करेंगे, ये 50 करोड़ इमीडिएटली पे किया है, 10 साल का लाइफ है, तो इसका डिडक्शन अगर मैं ईयर वाइज देखूं तो ईयर नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 10 साल में मिलेगा। जैसे कितना, तो 5 करोड़ इस साल, 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 5 करोड़ इस साल और 5 करोड़ इस साल। 30 करोड़ का पेमेंट 6th ईयर में किया है, तो 5 साल तक इसका कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। 1 2 3 4 5 ईयर्स तक कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। छठे साल से मिलेगा, और छठे साल से 30 डिवाइड बाय 5 करोगे तो 6 करोड़ आएगा। तो 6 करोड़ इस साल, 6 करोड़ इस साल, 6 करोड़ इस साल, 6 करोड़ इस साल और 6 करोड़ इस साल का डिडक्शन मिल गया। 6 करोड़ ही मिलेगा ना भाई, हाँ 30 डिवाइड बाय 5, हाँ 6 करोड़। ये 20th करोड़ 9th ईयर में पे किया, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 साल तक कोई डिडक्शन नहीं। उसके बाद 10 करोड़ इस साल मिलेगा और 10 करोड़ इस साल मिलेगा। तो आपको डिडक्शन कितना मिला, तो पहले 5 साल में आपको जो डिडक्शन है वो हर साल 5 करोड़ मिलेगा। उसके बाद के 3 साल तक आपको डिडक्शन हर साल 11 करोड़ मिलेगा, और उसके बाद के 2 साल में आपको जो डिडक्शन है वो आपको 21 करोड़ मिलेगा। ऐसा करके और आपको टोटल 100 करोड़ का डिडक्शन है वो मिल जाएगा। तो इन सिंपल वर्ड में आपको ऐसा बताऊं, लॉ में क्या लिखा है मेरी तरफ देखो। अगर आप टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस लेते हो तो उसका डिडक्शन आपको कौन से ईयर से मिलेगा पता है? डिडक्शन आपको कौन से ईयर से मिलेगा, तो मैं ऐसा बोलूं, ईयर इन विच पेमेंट इज मेड। जिस ईयर में आपने पेमेंट किया उस साल से मिलेगा। और कौन से ईयर तक मिलेगा पता है? टिल द ईयर इन विच लाइसेंस गॉट एक्सपायर। जिस ईयर में लाइसेंस एक्सपायर हो रहा है उस ईयर तक मिलेगा। जिस ईयर में पेमेंट किया उस ईयर से मिलेगा, और जिस ईयर में लाइसेंस एक्सपायर हो रहा है उस ईयर तक मिलेगा। तो जैसे ये पेमेंट इमीडिएटली किया था तो पहले साल से मिलना चालू हो जाएगा, लाइसेंस एक्सपायर 10 साल बाद होगा, 10 साल तक मिलेगा। ये 6th ईयर में किया था, 6th ईयर से मिलेगा, और लाइसेंस एक्सपायर होगा तब तक मिलेगा। ये 9th ईयर से मिलेगा और 10th ईयर तक मिलेगा। अब एक बात समझना, बहुत बार ऐसा भी तो हो सकता है कि आपका बिजनेस ही नहीं है और लाइसेंस ले लिया। जैसे फॉर एन एग्जांपल, मैं गया मोदी जी के पास। मोदी जी हमारे खास, मेरे एकदम खास मोदी जी, ठीक है, मोदी जी मेरे खास है। मैं मोदी जी के पास में गया और मोदी जी के जाके बोला, देखो यार मोदी जी, आप बहुत सारी चीजें मुकेश अंबानी जी को दे रहे हो, उससे भी ज्यादा सारी चीजें हैं वो आप अदानी जी को दे रहे हो करके, ठीक है, अदानी जी को तो सब दे दिया आपने करके, ठीक है, सब बिजनेसेस इंडिया में जो गवर्नमेंट एसोसिएटेड है वो सब अदानी जी कर रहे हैं, सर हमको भी तो कुछ दे दो। तो बोले बोलो क्या चाहिए मित्रों आपको? मैंने कहा देखो मित्रों कुछ नहीं, हमको चाहिए टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस। तो मोदी जी ने बोला अच्छा टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस चाहिए। उन्होंने फटाफट उनके टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्टर को कॉल लगाया और बोला ये बीबी सर है, इनको टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस दे दीजिए, ये जो चाहते दे दीजिए। तो उन्होंने क्या किया, मुझे एक लाइसेंस दे दिया, और मुझे लाइसेंस हाथों हाथ दे दिया। और मान लो मेरे को लाइसेंस दिया और लाइसेंस का उन्होंने 100 करोड़ रुपया लिया और बोला 10 साल की इसकी लाइफ है। मैंने बोला ठीक है 10 साल की लाइफ है तो दे दिया आपने। अब लाइसेंस आ गया मेरे पास और 10 साल की उसकी जो है वो लाइफ है। अब हुआ क्या, वो जो लाइसेंस आया, अब मेरे पास तो अभी तक कोई बिजनेस ही नहीं है, बिजनेस चालू ही नहीं किया। अब मैं पहले टावर लगाऊंगा, अपना जो ऊपर टावर के ऊपर जो सिस्टम है वो लगाऊंगा, बहुत सारा टाइम लगेगा। अब मेरे को 3 साल तो उसी में लग गए, मान लो 3 साल उसी में लग गए, और 4th ईयर में जाके और मैंने बिजनेस चालू किया, 4th ईयर में जाके बिजनेस चालू किया। बट ये मैं पैसा पहले ही दे चुका हूं मोदी जी को। मोदी जी को 100 करोड़ पहले ही दे दिया, 10 साल का लाइफ का लाइसेंस हाथों हाथ दे दिया, गुस्सा आया उनको, हाथों हाथ दे दिया, बट मेरा बिजनेस तो आई नहीं। बिजनेस मैंने 4th ईयर में स्टार्ट किया, तो मुझे डिडक्शन कब से मिलेगा? 4th ईयर से मिलेगा। मुझे डिडक्शन फिर 4 5 6 7 8 9 और 10 7 साल में डिडक्शन मिलेगा। तो कैसे डिडक्शन मिलेगा? 100 करोड़ डिवाइड बाय 7 ईयर।
तो 100 करोड़ डिवाइड बाय 7 ईयर, तो 100 करोड़ डिवाइड बाय 7 ईयर, हर साल मुझे 14.285 करोड़ है उतने का डिडक्शन मिल जाएगा करके। ठीक है, तो देखो मैंने क्या बोला, दो चीजें हैं। पहली चीज, अगर आप लाइसेंस लेते हो आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस, मींस आपका बिजनेस चालू हो चुका है ऑलरेडी और फिर आप लाइसेंस लेते हो, तो डिडक्शन लेना है जिस ईयर में आप पेमेंट करते हो उस साल से, जिस साल में आप पेमेंट करते हो उस साल से, और कौन से साल तक मिलेगा, ईयर इन विच लाइसेंस गॉट एक्सपायर, जिस ईयर में लाइसेंस एक्सपायर हो रहा है उस साल तक। अगर आपका बिजनेस ही नहीं है तो, और आपने पेमेंट कर दिया, तो आपको डिडक्शन मिलेगा उस ईयर से जिस ईयर में आप बिजनेस चालू करते हो उस साल से, और कब तक मिलेगा, जिस ईयर में लाइसेंस एक्सपायर हो रहा है उस ईयर तक आपको मिलेगा। अगर मैं आपको यहां पे डायरेक्ट बताने की कोशिश करूं, अगर मैं आपको यहां पे डायरेक्ट से अगर मैं बात करूं, तो देखिए डायरेक्ट में इसको कैसे दे रखा है इस सेक्शन को, क्यों मैं बता रहा हूं, इसके पीछे का एक रीजन है। इसके पीछे का एक रीजन है, इनकम टैक्स एक्ट 1961 पे गया, और इनकम टैक्स एक्ट 1961 पे यहां पे सेक्शन 35 एबीबी पे गया, और 35 एबीबी एक्सपेंडिचर फॉर ऑब्टेनिंग लाइसेंस टू रन द टेलीकम्युनिकेशन सर्विस। अब देखो इसका डिडक्शन है वो रिलेवेंट प्रीवियस ईयर्स में मिलेगा। प्रीवियस ईयर्स में क्या दे रखा है, डिडक्शन यहां पे ऊपर दे रखा है कि टेलीकम्युनिकेशन ऑपरेट करने के लिए लाइसेंस लेते हो तो उसका डिडक्शन रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में मिलेगा। रिलेवेंट प्रीवियस ईयर का मतलब क्या होता है, देखो कितने सालों में डिडक्शन मिलेगा। पहला पॉइंट नंबर ए ध्यान देना, in a case where license fees is actually paid before commencement of business, मीन्स वो मोदी जी वाला एग्जांपल कि where license fees is actually paid before the commencement of the business, बिजनेस कमेंस होने से पहले पे कर दिया टू ऑपरेट द टेलीकम्युनिकेशन सर्विस, तो डिडक्शन कब से मिलेगा, प्रीवियस ईयर बिगिनिंग विद द प्रीवियस ईयर इन विच द बिजनेस इज कमेंस, जिस ईयर में बिजनेस कमेंस हुआ उस ईयर से मिलेगा, जिस ईयर में बिजनेस कमेंस हुआ उस ईयर से मिलेगा। और अगर बाकी केस में बिजनेस ऑलरेडी है तो डिडक्शन कब से मिलेगा, इन एनी अदर केस द प्रीवियस ईयर बिगिनिंग विद द प्रीवियस ईयर इन विच लाइसेंस फीस इज एक्चुअली पेड, जब आपने फीस पे किया तब से मिलेगा, और कब तक मिलेगा, कब तक मिलेगा, कब तक मिलेगा, एंड सबसीक्वेंट प्रीवियस ईयर और ईयर्स ड्यूरिंग विच द लाइसेंस फॉर विच द फीस इज पेड शैल बी इन फोर्स, जितने साल लाइसेंस इन फोर्स है, मींस जिस ईयर में लाइसेंस एक्सपायर हो रहा है उस ईयर तक मिलेगा। सबसीक्वेंट प्रीवियस ईयर और ईयर्स ड्यूरिंग विच फॉर विच द फीस इज पेड एंड शैल बी इन द फोर्स, मतलब लाइसेंस जितने टाइम पर फोर्स है उतने सालों में मिल जाएगा करके। ठीक है, चलो अब एक बात समझना, यहां पे अगर मैं एक एग्जांपल लूं तो मेरे को आप एक एग्जांपल बताना और मुझे सबका ध्यान इधर होना चाहिए। इस लैंग्वेज को देख के आपको क्या लग रहा है, जैसे मान लो एक कंपनी है जिसका नाम है वोडाफोन, और वोडाफोन ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है। वोडाफोन करके कंपनी है जो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है, चल रहा है, बिजनेस चल रहा है वोडाफोन का। मान लो वोडाफोन ने क्या किया, एक लाइसेंस लिया, लाइसेंस टेकन ऑन 1 जुलाई 2023 को, इस डेट को लाइसेंस लिया, और लाइसेंस का कॉस्ट जो है वो फॉर एन एग्जांपल 20 लाख है, और लाइसेंस का लाइफ है वो 10 ईयर्स है। बुक में मत देखना, इधर ध्यान देना। एक कंपनी है जिसका नाम है वोडाफोन, लाइसेंस लिया 1 जुलाई 2023 को, जिसका कॉस्ट है वो 20 लाख है, लाइफ है वो 10 साल है, और लाइसेंस है वो इस डेट को लिया 1 जुलाई 2023 को लिया, और इसी दिन इन्होंने पूरा पे कर दिया, टोटल अमाउंट पेड, टोटल अमाउंट पेड ऑन 1 जुलाई 2023, इस दिन उन्होंने पूरा अमाउंट पे कर दिया, इस दिन उन्होंने पूरा अमाउंट है वो पे कर दिया, मींस ऑन 1 जुलाई 2023 एवरीथिंग इज पेड, टोटल अमाउंट है वो उन्होंने पे कर दिया 1 जुलाई 2023 को। तो देखो एक लाइसेंस है वो इस डेट को लिया, इस दिन पूरा अमाउंट पे कर दिया, लाइफ 10 साल है लाइसेंस की। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, प्रीवियस ईयर 23-24 में डिडक्शन कितना मिलेगा, बताइए। प्रीवियस ईयर 23-24 में डिडक्शन कितना मिलेगा वो बताइए मुझे। 23-24 में डिडक्शन कितना मिलेगा, लाइसेंस 1 जुलाई 2023 को लिया, वोडाफोन ऑलरेडी पहले से बिजनेस कर रही है, कॉस्ट 20 लाख है, लाइफ 10 साल की, और 1 जुलाई 2023 को लाइसेंस लिया है, तो इस साल में डिडक्शन कितना मिलेगा।
चलिए डिडक्शन कितना मिलेगा, तो मेरे पास जो आंसर आए, सबसे ज्यादा आंसर आए हैं, 3 तरह के आंसर आए हैं कि डिडक्शन इस साल में कितना मिलेगा। लाइसेंस इस डेट को लिया, कॉस्ट है वो 2,20,00,000 थी, 10 साल की लाइफ है, इस डेट पूरा पेमेंट कर दिया। टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस है, वोडाफोन पहले से बिजनेस में है, तो डिडक्शन कितना मिलेगा। इसमें जो आंसर आए हैं, पहला आंसर सबसे ज्यादा लोगों ने जो दिया है दैट इज द 2 लाख रुपीज। एक आंसर जो है वो लोगों ने दिया है 1,50,000, एक 1,50,000 दिया है। तीसरा एक आंसर और दिया है दैट इज 15273, 15273 पता नहीं कहां से लाया है। और बेटा एक आंसर दिया है कि पूरा ही मिल जाएगा 20 लाख, एक और आंसर दिया है पूरा मिल जाएगा। और एक और आंसर जो बच्चों का आया है दैट इज द 181,818, 181,818 करके एक और आंसर आया है। तो ये आंसर 5 आए हैं। डिडक्शन कितना मिलेगा, देखो पेमेंट है वो पूरा कर दिया, डिडक्शन कितना मिलेगा। तो यहां पे मैं आपको बताऊं, जो आंसर है इसमें से जो स्टार्टिंग के चारों आंसर है वो रॉन्ग है। दिस 181,818 इज द राइट आंसर। अब आप बोलोगे ऐसा कैसे, आप बोल रहे हो सर कि ये पहला 2 लाख का आंसर रॉन्ग कैसे है, क्योंकि मुझे एक बात बताओ, लाइसेंस अगर 1 जुलाई 2023 को लिया है तो ये लाइसेंस एक्सपायर कब होगा, 30 जून 2033 को होगा। भाई 30 जून 2033 है, उस डेट को ये एक्सपायर होगा। किसी ने 50,000 का और डिडक्शन लिखा है, गलत है वो। एक बात बताओ, ये 30 जून 2033 को एक्सपायर होगा, इसका मतलब ये लाइसेंस जो है वो इन फोर्स रहेगा प्रीवियस ईयर 23-24 से लेके 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 एंड 33-34 में भी ये लाइसेंस जाएगा, 33-34 में भी ये लाइसेंस जाएगा। अब लॉ क्या बोलता है कि डिडक्शन विल बी अलाउड फ्रॉम द ईयर इन विच पेमेंट इज मेड टिल द प्रीवियस ईयर इन विच लाइसेंस विल एक्सपायर, टिल द प्रीवियस ईयर इन विच लाइसेंस विल एक्सपायर। तो मुझे एक बात बताओ, लाइसेंस फीस इस साल में पे की है 23-24 में, तो डिडक्शन आपको 23-24 से मिलेगा। और कब तक मिलेगा, जिस ईयर में लाइसेंस एक्सपायर हो रहा है। लाइसेंस कौन से प्रीवियस ईयर तक इन फोर्स है, तो बेटा इस प्रीवियस ईयर में भी तो जा रहा है 33-34 में। तो अगर आप यहां काउंट करते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 ईयर्स में डिडक्शन मिलेगा यहां। तो 11 ईयर, इसका मतलब आपका यहां पे 20 लाख रुपीस का जो कॉस्ट है दैट विल बी अमोर्टाइज ओवर 11 ईयर, और 181,818 है, ये आपका आंसर आ जाएगा। कोई मुझे बोलेगा कि नहीं सर 2 लाख ले लो, तो 2 लाख अगर आप लेते हो तो क्या होगा ना कि इस साल लेते लेते 2 लाख यहां तक कंप्लीट हो जाएगा, 20 लाख आपका। 33-34 में 3 महीने लाइसेंस रहेगा और आपको कुछ डिडक्शन नहीं मिलेगा। भाई इस साल 33-34 में 3 महीने के लिए लाइसेंस रहेगा और आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा, ये तो गलत हो जाएगा। तो बेटा 2 लाख तो आपका गलत है। किसी ने ज्यादा दिमाग लगा के 1,50,000 ला लिया। 1,50,000 उन्होंने ये बोला कि सर देखो इस साल में ये लाइसेंस जो है वो हमारे पास 9 महीने है और इस साल में 3 महीने है, तो 2 लाख को 9:3 के रेशियो में डिवाइड कर दो ना सर। यहां पे 1,50,000 इस साल अमोर्टाइज कर दो और 50,000 उस साल कर लेना, लेकिन ऐसा लॉ में दे नहीं रखा। लॉ तो बड़ा क्लियर है कि प्रीवियस ईयर, जिस ईयर में आपने पेमेंट किया उस ईयर से लेके और उस प्रीवियस ईयर तक जिस ईयर में लाइसेंस इन फोर्स है या लाइसेंस एक्सपायर हो रहा है। तो बेटा इस प्रीवियस ईयर में पेमेंट किया और इस प्रीवियस ईयर में लाइसेंस आपका एक्सपायर हो रहा है, इन फोर्स है वो इस प्रीवियस ईयर तक है, तो आपको जो डिडक्शन है वो 11 साल में मिल जाएगा। आईसीआई ने भी एक ऐसा क्वेश्चन दिया था पहले इंटर में, मैंने उनको 2 बार मेल कर दिया। मैंने कहा मैडम गलत है ये आप जो कर रहे हो, ये लॉ की, उन्होंने 2 लाख का डिडक्शन ले रखा था आपके जैसे। मैंने बोला आप गलत कर रहे हो, लॉ की लैंग्वेज ऐसी नहीं बोलती है,
तो उन्होंने क्या किया, आंसर चेंज करने की बदले उन्होंने क्या किया, बढ़िया से उस क्वेश्चन में जो 1 जुलाई डेट थी उसको चेंज करके 1 अप्रैल कर दिया। लो बोलो अब क्या है आपका करके, ठीक है। तो 1 अप्रैल डेट कर दिया, तो 1 अप्रैल 2023 से फिर लाइसेंस एक्सपायर होगा वो 31 मार्च 2032 में होगा, तो फिर 10 साल ही होंगे, तो डिवाइड बाय 10 करके आंसर सेम है 2 लाख करके, ठीक है। तो एग्जामिनर जब भी क्वेश्चन एग्जाम में देता है तो बहुत बार वो डेट 1 अप्रैल ही दे देता है, जिससे क्या होता है एग्जैक्ट है वो आपके 10 साल में इसका अमोर्टाइजेशन हो जाता है। बट अगर इन बिटवीन द ईयर लाइसेंस लिया है तो ध्यान रखना यहां पे 11 साल में अमोर्टाइज होगा। अब एक और चीज समझना सर, ये तो बात हो गई लाइसेंस की। अब अगर आप लाइसेंस को बेच देते हो तो क्या होगा, अगर आपने लाइसेंस को बेच दिया तो क्या होगा। लाइसेंस को बेचते तो क्या होगा, आपका ध्यान इधर होना चाहिए। जैसे कल मैंने टर्मिनल डेप्रिसिएशन बैलेंसिंग चार्ज पढ़ाया था, सेम वैसे के वैसे होगा। कैसे, इधर देखो एक एग्जांपल लेता हूं। जैसे क्या हुआ, आपकी एक कॉस्ट ऑफ लाइसेंस है, आपने लाइसेंस लिया था 100 का, 100 का। अब ये 100 का जो आपने लाइसेंस लिया था, ये लाइसेंस को आपने लाइफ है इसकी 10 इयर्स मान लो, और पेमेंट आपने कर दिया डे 1 पे। 10 इयर्स का लाइफ है, पेमेंट आपने डे 1 पे कर दिया। अब क्या हुआ, 3rd ईयर में आप लाइसेंस सेल करते हो, लाइसेंस सोल्ड इन 3rd ईयर। ए अगर 72 में किया तो क्या होगा, 89 में किया तो क्या होगा, 117 में किया तो क्या होगा, और उसमें भी 2 पार्ट, बुक में मत देखना। अगर आप पार्ट लाइसेंस बेचते हो तो क्या होगा, पार्ट लाइसेंस सोल्ड करते हो तो क्या होगा, और अगर आप फुल लाइसेंस सोल्ड करते हो तो क्या होगा, फुल लाइसेंस सोल्ड कर देते हो तो क्या होगा। समझना इधर देखो। जैसे 100 रुपए का लाइसेंस था, तो 100 रुपए का लाइसेंस था, आपने पहले साल उसका कितना डिडक्शन लिया होगा, अमोर्टाइज कितना किया होगा, 10 रुपया। तो दूसरे साल के स्टार्टिंग में अनअमोर्टाइज अमाउंट है वो 90 है। दूसरे साल भी आपने जो डिडक्शन है वो 10 का लिया होगा, तो तीसरे साल के स्टार्टिंग में आपका अनअमोर्टाइज अमाउंट है वो 80 है। सेम वैसा ही दिमाग लगाना जैसा मैंने कल आपको टर्मिनल डेप्रिसिएशन बैलेंसिंग चार्ज में पढ़ाया था। 80 का अनअमोर्टाइज अमाउंट है तीसरे साल के स्टार्टिंग में। अब आपने सबसे पहले पूरा ही लाइसेंस बेच दिया। मान लो अगर आप पूरा लाइसेंस बेच देते हो, फुल लाइसेंस बेच देते हो तो क्या होगा। फुल लाइसेंस का मतलब होता है कि जैसे आपके पास मान लो महाराष्ट्र का लाइसेंस था, आपने पूरे महाराष्ट्र का लाइसेंस बेच दिया किसी को, फुल लाइसेंस बेच दिया आपने। तो फुल लाइसेंस बेचा और यहां पे आपका सेलिंग प्राइस अगर 72 है, आपका अनअमोर्टाइज अमाउंट है वो 80 है, तो यहां पे 8 का लॉस हुआ। और ये 8 का लॉस हुआ, ये आपको लॉस जो है ना ये अलाउड हो जाएगा अंडर सेक्शन 35 ABB में ही अलाउड हो जाएगा इन 3rd ईयर, इन द ईयर ऑफ सेल। ऐसा लिख लू कि इन द ईयर ऑफ सेल, इन द ईयर ऑफ सेल ये अलाउ हो जाएगा। इसका मतलब आप P&L के डेबिट साइड में डाल दीजिए, सीधा P&L के डेबिट में साइड में डाल दीजिए। वहां पे इसको टर्मिनल डेप्रिसिएशन बोलते थे, यहां पे टर्मिनल डेप्रिसिएशन नहीं बोलते, कि जो भी आपका लॉस हुआ सीधा P&L के डेबिट में डाल दीजिए। दूसरा, अगर मान लो आपकी जो सेलिंग प्राइस है वो 89 है और माइनस अनअमोर्टाइज अमाउंट लाइसेंस का 80 था, आपका 9 का प्रॉफिट हुआ। ये 9 का जो प्रॉफिट हुआ ना, ये सीधा टैक्सेबल कर दीजिए अंडर PGBP। ये सीधा क्या कर दीजिए, टैक्सेबल कर दीजिए अंडर द हेड PGBP। ये टैक्सेबल कर दीजिए PGBP में, क्योंकि आपने जो डिडक्शन लिया था 20 का 2 सालों में, उसी का ये रिकवरी है। लेकिन अगर मान लो इसके बाद में सेलिंग प्राइस 117 है और आपका अनअमोर्टाइज अमाउंट है वो 80 है, तो यहां पे आपका 37 का प्रॉफिट हुआ। अब ये 37 के प्रॉफिट को 2 पार्ट में डिवाइड करिए, एक तो 20 का और एक 17 का। जो 20 का प्रॉफिट है वो आप टैक्सेबल कर दीजिए अंडर द हेड PGBP, दिस इज द नोशनल प्रॉफिट। और 17 का जो प्रॉफिट है वो कैपिटल गेन में जाएगा। ये शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म यहां पे दोनों हो सकता है, दैट डिपेंड्स ऑन द पीरियड ऑफ होल्डिंग। यहां पे शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों हो सकता है, क्योंकि लॉ में ये नहीं बोला कि यहां हमेशा शॉर्ट टर्म होगा, वो डेप्रीशिएशन में था। जो SLM मेथड डेप्रीशिएशन कल पढ़ा था, टर्मिनल डेप्रीशिएशन बैलेंसिंग चार्ज, उसमें ये हमेशा शॉर्ट टर्म होता था, बट यहां पे ये शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों हो सकता है, दैट डिपेंड्स ऑन द पीरियड ऑफ होल्डिंग। तो देखो बड़ा सिंपल है, अगर आपने पूरा लाइसेंस बेच दिया, पूरा लाइसेंस ही किसी को बेच दिया, तो अगर मान लो अनअमोर्टाइज अमाउंट से कम पैसा मिला, P&L के डेबिट में डालिए। अनअमोर्टाइज अमाउंट से ज्यादा पैसा मिला, P&L के क्रेडिट में डालिए। और अगर मान लो आपको कॉस्ट से भी ज्यादा पैसा मिला, तो वो कैपिटल गेन में ले जाइए।
अगर आपका कॉस्ट से भी ज्यादा पैसा मिला तो वो आप कैपिटल गेन में ले जाइए, ये तुम्हारे कैपिटल गेन में जाएगा और ये तुम्हारे पीजीबीपी में जाएगा। बट अगर आपने लाइसेंस पार्ट बेचा तो क्या होगा? पार्ट लाइसेंस बेचा तो क्या होगा? पार्ट लाइसेंस का मतलब होता है कि जैसे फॉर एन एग्जांपल आपके पास पूरे महाराष्ट्र का लाइसेंस था, आपने उसमें से मुंबई का लाइसेंस किसी को बेच दिया। पूरे महाराष्ट्र का लाइसेंस था, आपने मुंबई का लाइसेंस बेच दिया, आपके पास बाकी लाइसेंस बचा है, अभी भी पड़ा है लाइसेंस। ऐसा होता है ना बहुत बार, आपने हो सकता है 3 स्टेट का एक साथ लाइसेंस लिया था, आपने 2 स्टेट का बेच दिया, 1 स्टेट का बेच दिया, या 1 स्टेट का लिया था उसमें से कुछ पार्ट का लाइसेंस बेच दिया, कुछ एरिया का लाइसेंस बेच दिया, पार्ट लाइसेंस बेचा तो क्या होगा? तो अगर आप पार्ट लाइसेंस बेचते हो तो जैसे फॉर एन एग्जांपल यहां पे आपने सेलिंग प्राइस है वो 72 है और आपका अनअमोर्टाइज अमाउंट है वो 80 है, आपके पास 8 बचा। अब एक बात बताइए, ये जो 8 बचा, क्या मैं इसको बोलूं ये लॉस हुआ? आंसर इज नो, ये लॉस नहीं है, क्योंकि 8 आपके पास बचा है, आपके पास लाइसेंस भी तो बचा है बाबू, आपके पास लाइसेंस भी तो है, आपके पास लाइसेंस थोड़ी आपका चला गया, लाइसेंस पार्ट लाइसेंस तो है आपके पास, तो ये लॉस नहीं है। तो ये जो 8 है ना, ये आपको अलाउड होगा अंडर सेक्शन 35 ABB इन द रिमेनिंग लाइफ ऑफ लाइसेंस। रिमेनिंग लाइफ ऑफ लाइसेंस मतलब जितना लाइसेंस का रिमेनिंग लाइफ है उसमें अलाउ होगा। इसका मतलब आपके पास 8 का बैलेंस बचा है और 8 साल बचे हैं, तो यहां पे एवरी ईयर आपका 1 का डिडक्शन मिल जाएगा फॉर 8 ईयर। एवरी ईयर 1 अलाउ हो जाएगा फॉर द 8 ईयर्स। आप मुझे बोलोगे इसमें ऐसा क्यों नहीं हुआ था? देखो, इसमें जब पूरा लाइसेंस ही बेच दिया था, आपके पास लाइसेंस ही नहीं बचा था, तो पूरा 8 का लॉस हुआ गया था, ये सीधा पीएनडल के डेबिट में डाल दिया था इन द ईयर ऑफ द सेल। बट यहां पे क्या हो रहा है ना, यहां पे आपके पास लाइसेंस है, क्योंकि आपने पार्ट लाइसेंस बेचा है, इसका मतलब आपके पास लाइसेंस है। तो जब आपके पास लाइसेंस है तो इसका डिडक्शन एक साथ में 8 का नहीं मिलेगा, इट विल बी अमोर्टाइज ओवर द लाइफ ऑफ द लाइसेंस। जो रिमेनिंग लाइफ रहेगी लाइसेंस की उसमें वो अमोर्टाइज हो जाएगा, तो एवरी ईयर 1 का डिडक्शन मिलेगा। लेकिन अगर मान लो आपने सेलिंग प्राइस है, अगर आपका सेलिंग प्राइस 89 है या फिर 117 है और आपने पार्ट लाइसेंस बेचा है, तो सेम वैसे का वैसे होगा जैसे इस पार्ट में अपन ने सीखा था। अगर 89 में बेचा तो 9 पीजीबीपी में डाल दो, अगर 117 में बेचा, भले पार्ट बेचा है तो भी आप एक काम करिए, 20 है वो पीजीबीपी में जाएगा और बाकी जो 17 है वो आपका कैपिटल गेन में जाएगा। ये जो सेक्शन है जो मैं डिस्कस कर रहा हूं आधे घंटे से, इस सेक्शन का नंबर है 35 ABB, दैट इज टेली कम्युनिकेशन लाइसेंस। अब है ना एक सेक्शन और लाई गई 35 ABA करके। होता क्या था कि 35 ABB में टेली कम्युनिकेशन लाइसेंस लिखा हुआ था। अब एक डाउट यह था कि जो सर ये स्पेक्ट्रम रहते हैं वो किस में जाएंगे? जो आपको पता है 3G के स्पेक्ट्रम है, 4G के स्पेक्ट्रम है, 5G के स्पेक्ट्रम है। अब उसमें क्या होता है कि वहां लिखा हुआ है टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस, मतलब वो हेलो वाली सर्विस का लाइसेंस। बट स्पेक्ट्रम किस में जाएंगे? 2G, 3G, 4G, 5G ये किस में जाएंगे? अब इसको लेके लोगों में डिस्प्यूट था। कुछ लोग बोलते थे कि नहीं, ये 3G, 4G, 5G है, ये भी तो टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस है, आप 35 ABB में ही डाल दो। बट गवर्नमेंट को लगा कि इसको लेके ये स्पेक्ट्रम, मतलब वो जो 3G, 4G, 5G होते हैं उसके लाइसेंस होते हैं, दैट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम, वो कहां जाएंगे? तो उसके बाद में क्या हुआ कि लॉ मेकर्स ने उस डिस्प्यूट को हटाने के लिए, कोई लोग बोलते हैं नहीं, वहां लिखा हुआ है टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस, तो टेलीकम्युनिकेशन मतलब वो हेलो वाला लाइसेंस, और यहां पे लिखा हुआ है स्पेक्ट्रम, तो कि ये जो है वो स्पेक्ट्रम है, तो कि स्पेक्ट्रम जो है 5G, 3G, 4G ये क्या टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस में जाएंगे क्या? क्यों? दो अलग अलग लाइसेंस होते हैं, एक होता है टेलीकम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइड करने का लाइसेंस और एक होता है स्पेक्ट्रम का लाइसेंस, जो 3G, 4G, 5G के लाइसेंस होते हैं। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारी कंपनियां ऐसी है जिनका टेलीकम्युनिकेशन सर्विस ही नहीं है, सिर्फ वो नेट प्रोवाइड करती है। आपने सुना होगा बहुत सारी वाईफाई प्रोवाइडर कंपनियां हैं, या बहुत सारी एग्जांपल के अदानी ने 5G का लाइसेंस लिया है, अदानी ने 5G का लाइसेंस लिया है। अब अदानी ने जो 5G का लाइसेंस लिया, अदानी जी तो टेलीकम्युनिकेशन सर्विस में ही नहीं है, तो अदानी जी जो है वो अदानी जी ने अगर जो 5G का लाइसेंस लिया है उसका डिडक्शन फिर कैसे मिलेगा? तो उन्होंने क्या किया, एक सेक्शन डाली 35 ABA, अब्बा 35 ABA।
और 35 ABA में लिखा है सेम वैसी की वैसी 35 ABB की रेप्लिका है, सिर्फ इतना फर्क है उसमें टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस वर्ड यूज किया है, यहां पे टेलीकम्युनिकेशन स्पेक्ट्रम वर्ड यूज किया है। यहां पे टेलीकम्युनिकेशन जो है वो स्पेक्ट्रम वर्ड यूज किया है, स्पेक्ट्रम मतलब 3G 4G 5G, उस पे भी डिडक्शन ऐसे ही मिलेगा जैसा 35 ABB में पड़ा था। तो आपको इतना याद रखना है, अगर मान लो एग्जामिनर टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस वर्ड यूज करता है तो आपको सेक्शन नंबर लिखना है 35 ABB करके, ABB। और अगर मान लो एग्जामिनर टेलीकम्युनिकेशन स्पेक्ट्रम वर्ड लिखता है, स्पेक्ट्रम वर्ड लिखता है, तो उसमें सेक्शन नंबर यूज होगा 35 ABA। अब आपका डाउट ये हो सकता है कि 35 ABB भी तो पहले आई थी, 35 ABA है वो बाद में आई, 35 ABA बाद में आई, तो उसका सीक्वेंस पहले कैसे आया? एक बात बताओ, 35 ABA खाली पड़ा था, 35 ABA जो सेक्शन नंबर था वो खाली पड़ा था, बहुत पहले एक सेक्शन हुआ करती थी वो डिलीट करती थी, तो 35 ABA खाली पड़ा था। तो गवर्नमेंट ने 3-4 साल पहले ही क्या किया, या ABB बहुत पहले से थी, 35 ABA खाली पड़ा था तो 35 ABA में घुसा दिया टेलीकम्युनिकेशन स्पेक्ट्रम। तो टेलीकम्युनिकेशन स्पेक्ट्रम है तो 35 ABA, और अगर टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस है तो 35 ABB। अब एक और चीज समझना, जब आप टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस पे डिडक्शन इस सेक्शन में लेते हो तो आपको डेप्रीशिएशन नहीं मिलेगा। लेकिन सर एक बात बताओ, इन बिटवीन अगर अमलगमेशन डीमर्जर हुआ, इन बिटवीन अगर अमलगमेशन डीमर्जर हुआ तो क्या होगा? अमलगमेशन डीमर्जर हुआ तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होगा, डिडक्शन किसको मिलेगा? जैसे अपना अभी वाला एक मस्त एग्जांपल आजकल चल रहा है करके, ठीक है, अमलगमेशन डीमर्जर की अगर मैं बात करूं तो अमलगमेशन के लिए एक तो आप ले लीजिए, अमलगमेशन किस किस का हुआ था, एक कंपनी थी वोडाफोन, एक कंपनी थी आइडिया, अब इनको मिला के इन्होंने बना दी वोडाफोन आइडिया। सर एक बात बताओ, वोडाफोन ने जो लाइसेंस लिया था, आइडिया ने जो लाइसेंस लिया था, वो डिडक्शन ले रहे थे, बट जैसे ही अमलगमेशन हुआ तो सर अमलगमेशन वाले ईयर में डिडक्शन किसको मिलेगा? अमलगमेशन वाले ईयर में डिडक्शन किसको मिलेगा और फ्यूचर वाले ईयर में डिडक्शन किसको मिलेगा? तो मैं बता दूं, अमलगमेशन वाले ईयर में डिडक्शन ये पुरानों वालों को नहीं मिलेगा, अमलगमेशन वाले ईयर का जो भी डिडक्शन है वो वीआई को मिलेगा, वीआई को मिलेगा। जैसे फॉर एन एग्जांपल अमलगमेशन हुआ वो प्रीवियस ईयर इनका 21-22 में हुआ, तो 21-22 की जो इंस्टॉलमेंट है उसका डिडक्शन नई कंपनी को मिलेगा, ओल्ड को नहीं मिलेगा। या फिर आपको यहां नंबर ऑफ डेज ऑफ द असेट यूज बाय उसमें नहीं काटना है, उसमें अपोर्शनेट नहीं करना, डिवाइड नहीं करना, उस साल का डिडक्शन है वो न्यू को मिलेगा, उस साल का डिडक्शन है वो न्यू को मिलेगा, न्यू कंपनी लेगी, इन पुरानी कंपनी को उस साल का डिडक्शन नहीं मिलेगा, और फ्यूचर इंस्टॉलमेंट जितनी भी बची होगी उसका डिडक्शन भी न्यू को मिलेगा। एक और एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, एक और एग्जांपल की बात करूं तो अभी रिलायंस का जियो के साथ में डीमर्जर हुआ, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है उसी का एक पार्ट था जियो, अब मान लो जियो को अलग कर दिया, तो इस साल का ये जो डीमर्जर हुआ ये मान लो 17 जुलाई 2023 को हुआ। तो सर जियो ने पहले से 5G का लाइसेंस ले रखा है, 4G का लाइसेंस ले रखा है, उसका डिडक्शन इस साल किसको मिलेगा फिर? तो इस साल रिलायंस क्लेम नहीं करेगी डिडक्शन, वो इंस्टॉलमेंट का डिडक्शन इस साल जियो क्लेम करेगी। जो मान लो जियो फाइनेंशियल सर्विस है वो वाले क्लेम करेंगे, उसका डिडक्शन जो है वो जियो क्लेम करेगी, ना कि रिलायंस। और आगे जितनी इंस्टॉलमेंट बाकी है उसका डिडक्शन है वो जियो को मिल जाएगा। एक काम करिए, आपकी बुक में जो भी पेज नंबर 97-98 पे दे रखा है उसको रीड कर लीजिए, 97-98 पे दे रखा है, रीड कर लीजिए उसको।
डन पीपल, डन। कुछ बच्चों के डाउट है, वो डाउट लेते हो पीरियड ऑफ होल्डिंग कहां से देखनी है, पेमेंट डेट या परचेज डेट? परचेज डेट, आपको जब लाइसेंस एक्वायर किया, अलॉट किया वहां से। सर वाई होल कॉस्ट 80 टेकन नॉट हाफ एंड हाफ पोर्शन सोल्ड? एशविरा यू डोंट नो ना व्हाट इज द पोर्शन। लाइसेंस आपने पूरे महाराष्ट्र का लिया है, आपने उसमें से मान लो पुणे का लाइसेंस बेच दिया, तो हाउ यू विल अंडरस्टैंड, हाउ यू विल बाइफरकेट द कॉस्ट? इट्स नॉट पॉसिबल, दैट्स व्हाई आप पूरा लोगे। ओके, उसके बाद में सर अमलगमेशन में वोडाफोन आइडिया का लाइसेंस का ड्यूरेशन डिफर हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, उससे क्या फर्क पड़ेगा? हो सकता है इसका लाइसेंस 7 साल बचा है, इसका लाइसेंस 5 साल बचा है, तो कोई बात नहीं ना, जो 7 साल वाला है वो 7 साल रिडक्शन लेगी वीआई, 5 साल वाले का उसका 5 साल रिडक्शन लेगी, क्या दिक्कत है उसमें? हाँ, दोनों की टोटल अमाउंट का डिडक्शन है वो वीआई को मिलेगा, अगर इन्होंने भी ले रखा है और इन्होंने भी ले रखा है तो बाकी, एक तो जिस साल में अमलगमेशन हुआ उस साल की इंस्टॉलमेंट न्यू को मिलेगी, और फ्यूचर की इंस्टॉलमेंट है वो न्यू कंपनी को मिलेगी। अच्छा, अगर मान लो रिन्यू हुआ तो क्या होगा? अब आप बोलोगे जैसे सर आपने ये बताया था कि यहां पे जो लाइसेंस है वो 11 साल में आपको अमोर्टाइज करना है, तो एक बात बताओ सर, 33-34 में मान लो ये लाइसेंस रिन्यू किया, तो 33-34 में तो 2 इंस्टॉलमेंट का डिडक्शन मिलेगा, आंसर इज यस मिलेगा, क्या दिक्कत है? 33-34 में एक बात बताओ, एक तो 181,818 एक तो ये डिडक्शन मिलेगा, और मान लो उस साल वापस लाइसेंस को रिन्यू करा दिया, उसी साल 1 जुलाई 2033 से लाइसेंस को रिन्यू कराया, तो लाइसेंस को रिन्यू कराया और उस टाइम फॉर एन एग्जांपल 30 लाख पे किया, तो 30 लाख पे किया और वो भी 11 साल में जाएगा, क्योंकि वहां पे भी जुलाई से पेमेंट हुआ है, तो यहां पे 30 लाख डिवाइड बाय 11 साल, तो आपका यहां पे 272727 है, ये और मिल जाएगा। तो इस साल आपको डबल डिडक्शन मिलेगा, एक तो ये वाली इंस्टॉलमेंट और एक नया लाइसेंस का रिन्यू कराया उसका भी आपको डिडक्शन मिल जाएगा, तो डिडक्शन मिलेगा, आंसर इज यस मिलेगा। अगर आपने लाइसेंस इस साल परचेज कर दिया, फर्स्ट पेमेंट अगले साल किया, तो अगले साल से डिडक्शन मिलेगा 9 साल में। भाई अगले साल पेमेंट वाले ईयर से एक्सपायरी वाले ईयर तक, आपको हमेशा ये देखना है पेमेंट वाले ईयर से एक्सपायरी वाला ईयर करके, ठीक है? रिमेनिंग वाला लाइसेंस अगर आपके पास है, अगर आपने पार्ट लाइसेंस बेचा है, आपके पास पार्ट लाइसेंस बचा है, तो जो अनअमोर्टाइज अमाउंट है, आपके पास लाइसेंस भी तो बचा है, तो अनअमोर्टाइज अमाउंट है वो रिमेनिंग लाइफ ऑफ द लाइसेंस में अमोर्टाइज होगा, रिमेनिंग लाइफ ऑफ द लाइसेंस है उसमें अमोर्टाइज होगा। पार्ट लाइसेंस में क्या होगा, जो सेल नहीं हुआ, तो कोई बात नहीं ना, आप लाइसेंस यूज करते रहिए, आपको हर साल एक एक का डिडक्शन मिल जाएगा, 1-1 का आपको डिडक्शन मिल जाएगा। खुशी एक बात बता, 20 पीजीबीपी में क्यों जाएगा? कल मैंने बताया था कि भाई आपने पीजीबीपी में डिडक्शन है वो 10-10 का लिया है, तो इसी का तो रिकवरी है, ये इसी का तो रिकवरी है, इस 10 और इस 10 का रिकवरी है, तो ये 20 है वो पीजीबीपी में टैक्सेबल होगा, और अगर कॉस्ट से ज्यादा है तो आपके कैपिटल गेन में जाएगा, डेप्रीशिएशन नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा डेप्रीशिएशन। चलिए, डीमर्जर में डिडक्शन विल बी अलाउड टू इन द ईयर ऑफ डीमर्जर, डिडक्शन रिजल्टिंग कंपनी को मिलेगा ना, इन द ईयर ऑफ डीमर्जर डिडक्शन रिजल्टिंग कंपनी को मिलेगा, किसको मिलेगा? रिजल्टिंग कंपनी को मिलेगा। इन द ईयर ऑफ डीमर्जर डिडक्शन रिजल्टिंग कंपनी को मिलेगा, नई कंपनी को मिलेगा। चलिए, डेप्रीशिएशन मिलेगा ही नहीं, संयम क्या बार बार पूछे जा रहा है, डेप्रीशिएशन बता दो, डेप्रीशिएशन मिलेगा ही नहीं न, जब आप डिडक्शन ले रहे हो, अमोर्टाइज कर रहे हो, तो काय का डेप्रीशिएशन फिर? देखो भाई, वोडाफोन का जो लाइसेंस था, आइडिया का लाइसेंस था, जितना भी ईयर बचा था, तो पहली चीज तो इस साल का डिडक्शन वीआई को मिलेगा, और अगली जितनी इंस्टॉलमेंट बची है उसका डिडक्शन वीआई लेगी। कौन लेगा? वीआई लेगी। चलिए, अब अपन पढ़ते हैं आगे, और एक और सेक्शन पढ़ते हैं, छोटी सी सेक्शन है, सेक्शन 35 CCC, और एक सेक्शन होती है सेक्शन 35 CCD, ये दो सेक्शन है। क्या है ये सेक्शन? 35 CCC एंड 35 CCD। 35 CCC बोलती है कि अगर आप खर्चा करते हो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट पे, एक्सपेंडिचर ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट पे खर्चा करते हो, एंड दूसरा CCD है कि अगर आप एक्सपेंडिचर करते हो ऑन स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट।
आप स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पे खर्चा करते हो? दो जगह। कहां पे? एक तो एक्सपेंडिचर ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट और एक एक्सपेंडिचर ऑन स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट करके, ठीक है। तो लॉ मेकर्स बोलते हैं कि अगर आपने एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट पे खर्चा किया तो हम आपको क्या करेंगे, 100% डिडक्शन दे देंगे, 100% डिडक्शन देंगे ऑन ऑल रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। जितने भी रेवेन्यू कैपिटल खर्चे करोगे एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट पे 100% डिडक्शन मिलेगा। लेकिन यहां पे एक एक्सेप्शन है, लैंड एंड बिल्डिंग को छोड़ के, लैंड एंड बिल्डिंग को छोड़ के आप जितने भी खर्चे करिए एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट पे आपको 100% डिडक्शन मिल जाएगा। अब आप बोलोगे एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट होता क्या है? तो इनकम टैक्स में तो ये दे रखा था, इनकम टैक्स में तो ये दे रखा था कि एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट विल बी नोटिफाइड बाय द सीबीडीटी, सीबीडीटी नोटिफाई करेगी। फिर सीबीडीटी ने नोटिफाई किया और बोला एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें आप फार्मर के एजुकेशन के लिए कुछ कर रहे हो, मींस फार्मर को आप ट्रेनिंग दे रहे हो, फार्मर को आप सिखा रहे हो, फार्मर की आप हेल्प कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट। आप ऐसा खर्चा करिए, हम आपको 100% डिडक्शन देंगे। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों ही करते होंगे? एक बात बताऊं, पहले इसमें डिडक्शन 150% हुआ करती थी। पहले इसमें डिडक्शन 150% थी कि 100 रुपया खर्चा करो, आप 150 रुपए का डिडक्शन लो। और ऐसी बहुत सारी कंपनियों ने किया। आपने नाम सुना होगा, आपने आईटीसी चौपाल करके आपने नाम सुना होगा। आईटीसी जो कंपनी है, जो आईटीसी का नाम तो सुना ही होगा आपने। तो आईटीसी जो है, वो आईटीसी कंपनी जो है जो सिगरेट बनाती है, साथ में आईटीसी होटल्स वगैरह है, उनका एक प्रोग्राम चलता है जिसको बोलते हैं आईटीसी चौपाल करके, जिसमें वो किसानों को गाइड करते हैं, किसानों को एडुकेट करते हैं, किसानों को बताते हैं कि आपको कोई भी फसल है वो कैसे बोनी है, उसको कैसे काटना है, उसको कैसे उसकी हार्वेस्टिंग होगी, कैसे कटिंग करनी चाहिए, उसमें उनकी हेल्प करते हैं। वो एक एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट चलाते हैं जिसका नाम है आईटीसी चौपाल। चलो मैं इसके बारे में आपको यहां बताता हूं। आईटीसी चौपाल करके आपने सुना होगा, नहीं सुना तो मैं आपको यहां पे बता देता हूं। आईटीसी पोर्टल में आईटीसी ई चौपाल करके है, और आईटीसी ई चौपाल ये आईटीसी का एक प्रोग्राम है, और आईटीसी का ये प्रोग्राम है जिसमें क्या करते हैं, ये लोग फार्मर को एडुकेट करते हैं। जिसमें ये लोग क्या करते हैं, फार्मर को बताते हैं कि फार्मर को कैसे ट्रांसफॉर्मिंग लाइव्स एंड लैंडस्केप करके। टू वॉच द वीडियो ऑन आईटीसी यूनिक ई चौपाल इनिशिएटिव करके इनका है, और इसमें ये लोगों को बताते हैं कि आपको कैसे करना है, क्या करना है, सब चीजों को ये लोग गाइड करते हैं करके, ठीक है। ये लोग फार्मर्स है, वो फार्मर्स को गाइड करते हैं। इस प्रोग्राम का नाम है आईटीसी चौपाल करके, ठीक है। अब ये आईटीसी चौपाल का जो ये प्रोग्राम चलाते हैं ना, ये सेक्शन 35 सीसीसी की डिडक्शन लेते हैं। मतलब जितना इसमें ये खर्चा करते हैं, जितना इस प्रोजेक्ट पे ये लोग आईटीसी वाले खर्चा करते हैं, इसका ये 100% डिडक्शन 35 सीसीसी में ले सकते हैं। लेकिन इसमें बेटा लैंड और बिल्डिंग का खर्चे का डिडक्शन नहीं मिलेगा। अगर इन्होंने लैंड पे खर्चा किया, बिल्डिंग पे खर्चा किया, तो उसका डिडक्शन है वो नहीं मिलेगा। अब एक बात समझना, इसमें क्या है, इसमें डिडक्शन कितना मिलेगा। फॉर एन एग्जांपल यहां पे हुआ क्या कि आईटीसी ने, पहली चीज तो ये होता है, इसमें एक लिमिट डाली थी जब ये प्रोग्राम लाया था एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, तो उसमें बोला था कि मिनिमम खर्चा आपको 25 लाख करना पड़ेगा। अगर आपको इस सेक्शन में डिडक्शन चाहिए तो मिनिमम खर्चा आपको 25 लाख करना पड़ेगा। अब आपको डिडक्शन कितना मिलेगा, तो डिडक्शन कितना मिलेगा बताए, इसमें जितना आप खर्चा करते हो, जैसे मान लो आईटीसी ने क्या किया, यहां पे एक्सपेंडिचर किया फॉर एन एग्जांपल 10 करोड़ रुपए का, 10 करोड़ का खर्चा किया। एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय आईटीसी इज अ 10 करोड़। अब एक बात समझना, 10 करोड़ का जो खर्चा किया, इसमें से इनको गवर्नमेंट ने कुछ पैसा दिया क्योंकि अच्छा काम कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट ने भी पैसा दिया कि आईटीसी वाले बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, किसानों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और गवर्नमेंट ने मान लो इनको 4 करोड़ रुपया दे दिया। एज वेल एज ये लोग किसानों से भी कुछ पैसा लेते हैं। ये जो आईटीसी चौपाल वाले जो है, ये किसानों से भी कुछ पैसा लेते हैं, फ्री में कुछ नहीं देते, कुछ ना कुछ पैसा लेते हैं। तो मान लो किसानों से इन्होंने जो पैसा लिया, किसान जो लोग हैं उन्होंने पैसा दिया 2 करोड़ रुपया उनको। तो आईटीसी का टोटल अब खर्चा कितना हुआ, नेट ऑफ खर्चा, तो नेट ऑफ खर्चा 4 करोड़ गवर्नमेंट ने सब्सिडी दे दी इनको, गवर्नमेंट ने पैसा दे दिया, 2 करोड़ इन्होंने किसानों से ले लिया करके, ठीक है, ट्रेनिंग के नाम पे। अब इनका जो टोटल खर्चा है वो 4 करोड़ हुआ। बाबू ये 4 करोड़ का जो खर्चा है ना, इस पे इनको 100% डिडक्शन मिल जाएगा।
इस पे इनको 100% डिडक्शन मिलेगा। पहले यहां पे 150% हुआ करता था, बट निर्मला सीतारमण जी ने बोला कि ऐसा नहीं है। निर्मला सीतारमण जी बोला नहीं, बच्चे याद नहीं रख सकते 150 वगैरह, 100 करो सब जगह, तो इन्होंने यहां पे 100 कर दिया। तो देखो बड़ा सिंपल, एग्जाम के लिए आपको इतना याद रखना है कि अगर कोई भी एसएससी है वो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट पे खर्चा करता है, और आपको दे रखा होगा नोटिफाइड एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट जो गवर्नमेंट से नोटिफाइड होता है। एग्जांपल के लिए मैंने आईटीसी चौपाल बताया, तो आईटीसी चौपाल वाले जितना खर्चा करती है आईटीसी, लैंड एंड बिल्डिंग पे डिडक्शन नहीं मिलेगा। लैंड एंड बिल्डिंग को छोड़ के बाकी जितना भी खर्चा करेंगे, रेवेन्यू हो या कैपिटल हो, 100% डिडक्शन मिल जाएगा। लेकिन इसमें जितना गवर्नमेंट से पैसा मिला है वो लेस होगा, जितना किसानों से कलेक्ट किया है वो लेस होगा, बाकी वाला जितना खर्चा बचेगा उस पे आपको 100% डिडक्शन 35 सीसीसी में मिल जाएगा। 35 सीसीसी में है वो मिल जाएगा। उसके बाद ऐसी ही एक सेक्शन है 35 सीसीडी करके, और ये 35 सीसीडी जो सेक्शन है वो बोलती है कि अगर कोई कंपनी, पहली चीज सेक्शन 35 सीसीडी है ना, वो सिर्फ कंपनीज के लिए है और किसी के लिए नहीं है, ओनली फॉर द कंपनीज। मतलब ऊपर वाली सेक्शन ऐसी थी जिसमें कोई इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, एओपी, बीओआई कोई भी डिडक्शन ले सकता है, कोई भी डिडक्शन ले सकता है। यहां 25 लाख की लिमिट क्या हमको याद रखनी है? आंसर इज नो। नॉर्मली उसमें लिमिट था कि कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें 25 लाख मिनिमम खर्चा करना है, नेट खर्चा 25 लाख होना चाहिए। आफ्टर टेकिंग दैट ऑल, किसानों से और गवर्नमेंट से लेने के बाद 25 लाख का मिनिमम खर्चा करोगे तो ही उसको एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट माना जाएगा। अब एक बात समझना, अब ये क्या होता है ना, ये बहुत बार सीएसआर की एक्टिविटी में आता था, तो आपके उसमें कंपनीज एक्ट में वगैरह आप बोलोगे सीएसआर कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो करके, ठीक है, और यहां पे आपको इनकम टैक्स में डिडक्शन भी मिल जाता था, तो मजा आ जाता था करके, ठीक है। तो देखिए अब एक बात समझना, मैं 35 सीसीडी की बात कर रहा हूं। 35 सीसीडी क्या होता है कि कंपनीज को मिलेगा, सिर्फ कंपनीज को मिलेगा। और कंपनीज अगर कोई स्किल डेवलपमेंट पे खर्चा करती है, स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चलाती है लोगों की स्किल्स को बढ़ाने के लिए, लोगों की स्किल्स को बढ़ाने के लिए अगर स्किल डेवलपमेंट्स पे वगैरह खर्चा करती है, तो उस पर्टिकुलर केस में बाबू यहां पे भी 100% डिडक्शन मिल जाएगा। और 100% डिडक्शन इसमें मिलेगा ऑल कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे। जितने भी कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किया उस पे 100% डिडक्शन मिलेगा, बट इसमें भी एक्सेप्ट लैंड एंड बिल्डिंग पे नहीं मिलेगा। लैंड एंड बिल्डिंग को छोड़ के बाकी जितने भी कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर है उस पे 100% डिडक्शन मिलेगा सिर्फ कंपनी को। किसको मिलेगा? सिर्फ कंपनी को। अब आप बोलोगे ये स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट क्या होता है? आपने अगर कहीं सुना होगा तो आईसीआईसीआई बैंक ने ऐसा चालू किया था। आईसीआईसीआई बैंक है, उसने लर्निंग सेंटर चालू किए थे जहां पे बैंकिंग के बारे में सिखाते थे बहुत ही नॉमिनल वैल्यू लेके। मींस आप 1000 रुपया दे दीजिए या 2000 रुपया दीजिए, आपको बैंकिंग सिस्टम के बारे में सिखाएंगे जिससे कि आप जाके कहीं जॉब वगैरह कर सकते हैं, आपकी स्किल डेवलपमेंट को करेंगे, स्किल डेवलपमेंट बढ़ाएंगे। अगर मुझे गूगल पे मिल जाता है उसके बारे में तो मैं आपको बता देता हूं। आईसीआईसीआई बैंक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, स्किल डेवलपमेंट जो है ये देखो आईसीआईसीआई बैंक ने, अभी तो ये दिख नहीं रहा है इस पे स्किल डेवलपमेंट का, बट आईसीआईसीआई बैंक ने ऐसा किया था। आईसीआईसीआई बैंक स्किल एकेडमी करके उन्होंने चालू की थी। अब आईसीआईसीआई एकेडमी फॉर द स्किल्स ये इन्होंने चालू की थी, और ये बोलते थे ये हमारा जो है सीएसआर का खर्चा है करके, ठीक है, ये सीएसआर करके, और इन्होंने किया था दैट इज कॉल्ड स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। तो स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पे ये जितना भी खर्चा करेंगे, आईसीआईसीआई एकेडमी फॉर द स्किल लॉन्च सेंटर इन द पुणे, जैसे एक आईसीआईसीआई बैंक का ये न्यूज आर्टिकल है, आईसीआईसीआई बैंकिंग ऑफर द फ्री ऑनलाइन ट्रेनिंग एंड ऑल, ये सब आपने देखा होगा। यहां फ्री में ट्रेनिंग और 100% जॉब गारंटी, ऐसे बहुत सारे आप आर्टिकल देखोगे करके जो आईसीआईसीआई बैंक चलाता था। ये जो है, हाँ ये बोलता है एक और है उषा खसलता के कदम पे, एनडीटीवी का। अच्छा एनडीटीवी का भी ऐसा है क्या प्रोग्राम, या एनडीटीवी का भी हो सकता है, देयर मे बी पॉसिबिलिटी कि एनडीटीवी का भी ऐसा हो सकता है करके, ठीक है। तो ये आईसीआईसीआई फाउंडेशन बना के और इन्होंने ये चालू किया था आईसीआईसीआई एकेडमी फॉर द स्किल, और इसमें 2 लाख बेनिफिशियरीज है, उनको इन्होंने ये स्किल डेवलपमेंट के बारे में सिखाया। 17 कोर्सेज है, 26 एकेडमी अक्रॉस द कंट्री चालू किया, 100% प्लेसमेंट का उनको सपोर्ट देते थे, और बहुत ही कम रेट में, बहुत ही नॉमिनल प्राइस में या फ्री में ये लोग क्या करते थे, लोगों को ये ट्रेनिंग देते थे। ये फ्री में जो है ये लोगों को ट्रेनिंग देते थे, दैट इज कॉल्ड आईसीआईसीआई का स्किल डेवलपमेंट कोर्स करके। अब एक बात समझना, तो मैं यहां इनकम टैक्स में क्या पढ़ रहा हूं, ये 2 सेक्शन से फायदा हुआ।
इन दो सेक्शन से फायदा हुआ। पहला तो देखो, किसानों की ट्रेनिंग के लिए एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट, तो अगर कोई भी एसएससी एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट पे खर्चा करेगा 100% डिडक्शन मिल जाएगा ऑन ऑल रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर अदर देन लैंड एंड बिल्डिंग। पहले यहां 150% हुआ करता था, बट नाउ इट इज 100%। यहां पे भी पहले 150 था, अब 100 है। जब पहली बार लाया तो यहां पे 150 करके लाया था, बट उसके बाद उन्होंने उसको 100 कर दिया। तो एक्सपेंडिचर ऑन द स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, उस पे भी 100% डिडक्शन मिल जाएगा ऑल कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अदर देन लैंड एंड बिल्डिंग। तो इन दो सेक्शन में आपको याद कितना रखना है, इन दो सेक्शन में जो है वो आपको याद कितना रखना है करके, ठीक है। आपको याद कितना रखना है, दो चीजें आपको याद रखनी है। पहली सेक्शन 35 सीसीसी है, दूसरी सेक्शन 35 सीसीडी है। पहली सेक्शन में एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के बारे में बात की हुई है, दूसरी सेक्शन में स्किल डेवलपमेंट के बारे में बात की हुई है। दोनों ही सेक्शन में आपको जो है वो डिडक्शन कितना मिलेगा, 100% मिलेगा। दोनों ही सेक्शन में लैंड और बिल्डिंग पे डिडक्शन नहीं मिलेगा, दोनों ही सेक्शन में लैंड और बिल्डिंग पे डिडक्शन नहीं मिलेगा। और ये सेक्शन सिर्फ कंपनी के लिए है, स्किल डेवलपमेंट वाला है वो सिर्फ कंपनी के लिए है, ऊपर वाली सेक्शन है वो ऑल एसएससी के लिए है करके, ठीक है। चलिए, अभी आप बोलोगे 25 करोड़ लाख की लिमिट थी करके, वो उसके नोटिफिकेशन में दे रखी थी, अभी भी है, आंसर इज यस, बट आपको याद नहीं रखनी। आपको याद सिर्फ इतना सा रखना है, एग्जामिनर अगर बड़ा क्वेश्चन देता है तो उसमें कभी कभार ऐसा एक पॉइंट दे देता है कि दिस कंपनी इंकर्ड सो एंड सो एक्सपेंडिचर फॉर द स्किल डेवलपमेंट, या एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट के लिए इतना खर्चा किया, 100% आप डिडक्शन ले लीजिए करके, ठीक है। चलिए, अब एक बात समझना, अब अपन आगे बढ़ते हैं। इन दोनों सेक्शन में जितना मैंने आपको यहां पे दे रखा है उतना आप उसको रीड कर लीजिए। चलिए, अब एक सेक्शन आती है दैट इज द सेक्शन 35D करके, और 35D इज रिलेटेड टू द प्रीलिमिनरी एक्सपेंडिचर। प्रीलिमिनरी एक्सपेंडिचर, मुझे बताइए प्रीलिमिनरी एक्सपेंडिचर किसको बोलते हैं, कोई बताइए प्रीलिमिनरी एक्सपेंडिचर किसको बोलते हैं, प्रीलिमिनरी एक्सपेंडिचर। हाँ, दोनों में नेट पे मिलेगा। इशिका आप एक बार रीड कर लीजिए बुक से, दोनों में नेट पे मिलेगा। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस किसको बोलते हैं, इशिका नेट पे, सीधी सी बात है, जो नेट आपका खर्चा होगा उसी पे डिडक्शन मिलेगा ना यार। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस किसको बोलते हैं, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। तो चलिए, अगर अपन बात करते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस किसको बोलते हैं, तो आपने सुना होगा कि बहुत बार बिजनेस कमेंस करने से पहले का खर्चा जो होता है उसको प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस बोला जाता है। बिजनेस कमेंस करते टाइम जो आप खर्चे करते हो, बिजनेस कमेंस करते टाइम या बिजनेस कमेंस करने से पहले जो खर्चे होते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। तो क्वेश्चन यह आता है कि सर प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस में कौन कौन से खर्चे आते हैं। तो जैसे आपने मान लो कोई फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनवाया, फिजिबिलिटी रिपोर्ट या प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाया कि ये प्रोजेक्ट चलेगा या नहीं चलेगा, उसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाई, आपने फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनवाई, उसको अपन प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस में लेंगे। या फिर आपने अगर कोई मार्केट सर्वे करवाया, कि मार्केट सर्वे करवाया कि भाई मार्केट में हमारा प्रोडक्ट चलेगा या नहीं चलेगा, मार्केट सर्वे करवाया, या कुछ ऐसी इंजीनियरिंग सर्विस वगैरह उस टाइम पे ली, तो वो आपका प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस में आएगा। या फिर एमओए एओए का ड्राफ्टिंग और प्रिंटिंग का खर्चा, जो एमओए एओए है उसका ड्राफ्टिंग का खर्चा, प्रिंटिंग का खर्चा, वो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस में आता है। कंपनी को इनकॉर्पोरेट करवाया उस टाइम पर जो लीगल खर्चे वगैरह होते हैं वो सब लीगल खर्चे आ जाते हैं। या फिर तुम्हारा जो शेयर डिबेंचर का इशू एक्सपेंडिचर है वो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस में आएगा। तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस में कौन कौन से खर्चे आते हैं, तो अकाउंट्स में जैसा आपने पढ़ा हुआ है, पहला प्रोजेक्ट रिपोर्ट फिजिबिलिटी स्टडी बनाया, मार्केट सर्वे करवाया करके, एमओए एओए का प्रिंटिंग ड्राफ्टिंग का खर्चा, लीगल का खर्चा, शेयर डिबेंचर इशू एक्सपेंडिचर, ये सब प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस में आता है। अब एक चीज समझना, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस है भाई, इधर देख, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस जो होता है ना, वो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस आपको तभी अलाउ होता है जब वो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस 3 इवेंट पे इंकर हुआ है। जैसे शेयर इशू एक्सपेंडिचर, डिबेंचर इशू एक्सपेंडिचर, या फिर आपका ये मार्केट सर्वे करवाया, फिजिबिलिटी स्टडी कराया, ये कब अलाउ होगा पता है, जब 3 इवेंट पे हुआ है। कब कब, या तो आपने कोई भी नया बिजनेस स्टार्ट किया है, न्यू बिजनेस स्टार्ट किया उस टाइम पे हुआ है,
या फिर पुराने बिजनेस का आपने एक्सटेंशन किया है, पुराने बिजनेस का आपने एक्सटेंशन किया है, पुराना जो बिजनेस है उसका आपने एक्सटेंशन किया है तब, या फिर आपने कोई नया यूनिट सेटअप किया है, नया यूनिट सेटअप किया है। तो देखो 3 टाइम पे ये खर्चा किया तभी आपको डिडक्शन मिलेगा। या तो आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है, न्यू बिजनेस स्टार्ट किया है, न्यू बिजनेस है वो स्टार्ट किया है, या फिर पुराने बिजनेस का एक्सटेंशन किया है, या नया यूनिट सेटअप किया है तब कोई प्रिलिमिनरी खर्चा किया है तो ही अलाउ होता है, अदरवाइज अलाउ नहीं होगा। अब आप बोलोगे अदरवाइज करते भी कब है? एक बात बताऊं, जब आप नया बिजनेस चालू करते हो तब कोई प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस किया है तो अलाउ है, या एक्सटेंशन किया है। एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है कि जैसे फॉर एन एग्जांपल इंडसइंड बैंक है, इंडसइंड बैंक है वो बैंकिंग में है, उन्होंने क्या किया, मान लो अभी उन्होंने सिक्योरिटी में अभी आ गए और उन्होंने क्या किया, अगर सिक्योरिटी में आके और उन्होंने डीमैट अकाउंट खोलने चालू कर दिए तो वो एक्सटेंशन हो गया कि अपने बिजनेस का एक्सटेंशन कर दिया। या फॉर एन एग्जांपल आईडीएफसी बैंक है, वो डेबिट कार्ड में था, अभी उन्होंने क्रेडिट कार्ड सेगमेंट और चालू कर दिया। सो दैट इज कॉल्ड योर एक्सटेंशन ऑफ द एग्जिस्टिंग बिजनेस। या फिर नया यूनिट आपने सेटअप किया। नया यूनिट सेटअप करने का मतलब होता है कि आपने मान लो फॉर एन एग्जांपल हमने कोई कहीं पे नई क्लासेस चालू कर दी, नया यूनिट सेटअप कर दिया, दैट इज कॉल्ड न्यू यूनिट सेटअप करना। अब आप बोलोगे कि सर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस तो बेसिकली ये 3 टाइम पे ही तो होते हैं, और कब होते हैं? ये 3 टाइम पे ही तो होते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, और कब होते हैं गाइस? हो सकते हैं ना, जैसे मान लो आपने डिबेंचर होल्डर को पेमेंट करने के लिए शेयर इशू किए, डिबेंचर होल्डर को पेमेंट करने के लिए शेयर इशू किए, तो शेयर इशू किए, उससे पैसा आया, वो डिबेंचर होल्डर को पे किया। क्या यहां पे नया बिजनेस चालू हुआ? क्या नहीं हुआ? क्या यहां पे तुम्हारे बिजनेस का एक्सटेंशन हुआ? क्या नहीं हुआ? क्या आपने नया यूनिट सेटअप किया? क्या नहीं किया? तो वो खर्चा प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस नहीं है। मींस प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का मतलब या तो नया बिजनेस चालू हुआ है वहां पे, या एक्सटेंशन हुआ है, या नया यूनिट सेटअप हुआ है, तो ही प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है। अगर आपने डिबेंचर होल्डर को पे करने के लिए शेयर इशू किए, तो शेयर इशू किए हैं डिबेंचर होल्डर को पे करने के लिए, तो उस पर्टिकुलर केस में शेयर इशू एक्सपेंडिचर है, वो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस नहीं है, उसका डिडक्शन इस सेक्शन में तो नहीं मिलेगा। क्वेश्चन ये आता है कि क्या सेक्शन 37 में मिलेगा या नहीं, वो हम 37 में डिस्कस करेंगे। क्या उसका डिडक्शन इस सेक्शन में तो नहीं मिलेगा, अगर 37 में मिलेगा या नहीं वो हम 37 में डिस्कस करेंगे। अब एक चीज समझना आप लोग, सर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का डिडक्शन मिलता है? आंसर इज यस, मिलता है। किसको मिलता है? सबको मिलता है। लेकिन यहां पे जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का डिडक्शन है सिर्फ सबको मिलता है, मतलब रेजिडेंट पर्सन को मिलता है, नॉन रेजिडेंट को नहीं मिलता। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का डिडक्शन है ना, वो सिर्फ रेजिडेंट पर्सन को मिलता है, जो रेजिडेंट पर्सन है उसी को मिलेगा, नॉन रेजिडेंट को नहीं मिलेगा। और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस की एक लिमिट है कि लिमिट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए? लिमिट क्या है पता है? कि जो भी आप प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस करोगे ना, जो भी आप प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस करोगे, वो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आपके 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मींस जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है वो आपका 5% ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट है उस कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट के 5% से ज्यादा प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस नहीं होना चाहिए। अब आप बोलोगे 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, तो कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट क्या होता है बताएंगे? कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, बट एग्जांपल लेते हैं पहले कि मान लो आपका प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है वो 7 लाख रुपया है, आपका कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट है वो 1 करोड़ रुपया है, और 1 करोड़ रुपया कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट है, उसका 5% आया 5 लाख रुपए, तो आपको मैक्सिमम प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है वो 5 लाख ही अलाउ होगा। मैक्सिमम प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है वो 5 लाख ही अलाउ होगा, क्योंकि प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आपके कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट के 5% से ज्यादा नहीं हो सकता। लेकिन यहां पे एक चीज समझना, मान लो आपका एक्चुअल प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 3 लाख ही होता, तो 3 लाख और 5 लाख लोअर कितना आता? 3 लाख आता, तो आपको 3 लाख प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अलाउ हो जाता। यहां पे एक और चीज समझना, यहां पे एक और चीज समझना कि आपको प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है वो 5 लाख अलाउ होगा, लेकिन ये एक साथ में नहीं होगा, ये आपको अलाउ होगा इन द 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट। ये आपको अलाउ होगा इन द 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट। मींस ये 5 लाख एक साथ में अलाउ नहीं होगा, ये आपको 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख ऐसा करके 5 सालों में अलाउ होगा। तो जो भी प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अलाउएबल आएगा दैट विल बी डिवाइड बाय 5 इयर्स, और 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में ये अलाउ हो जाएगा। 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख ऐसा करके 5 इयर्स में आपको ये अलाउ
होगा करके। जैसे मान लो यहां पे, मान लो आपका यहां पे 3 लाख होता तो 3 लाख और 5 लाख लोअर कम्स टू 3 लाख, तो 3 लाख डिवाइड बाय 5 ईयर मीन 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ऐसा करके 5 साल में अलाउ होता। तो मैंने क्या बोला कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जो आपका है वो कभी भी कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट के 5% से ज्यादा नहीं हो सकता। लेकिन बेटा यहां पे एक एक्सेप्शन है कि अगर मान लो यहां कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट की जगह इंडियन कंपनी के केस में एक ऑप्शन है कि इंडियन कंपनी जो है ना, वो इंडियन कंपनी जो है वो कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट की जगह कैपिटल एम्प्लॉयड भी ले सकती है। इंडियन कंपनी जो है वो इंडियन कंपनी क्या करती है, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट की जगह कैपिटल एम्प्लॉयड को भी कंसिडर कर सकती है, कैपिटल एम्प्लॉयड भी ले सकती है। ये ऑप्शन दे रखा है इंडियन कंपनी को। तो ये 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट लेना है नॉर्मल रेजिडेंट पर्सन के केस में। लेकिन जो इंडियन कंपनी है, इंडियन कंपनी मतलब जितनी भी इंडियन कंपनियों को आप जानते हो वो सब इंडियन कंपनी है, तो इंडियन कंपनी जो है उसके केस में ये 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट की जगह कैपिटल एम्प्लॉयड का ऑप्शन मिलेगा, वो कैपिटल एम्प्लॉयड भी ले सकती है। जैसे एग्जांपल के लिए एक कंपनी है, उसका कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट है वो 1 करोड़ है, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट है वो 1 करोड़ है, 1 करोड़ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट है, और कैपिटल एम्प्लॉयड है वो मान लो 1.5 करोड़ है, मींस 1 करोड़ 50 लाख है। तो भैया इसमें से किसका 5% लेना, ऑब्वियसली विच एवर इज हायर का लेंगे। तो इंडियन कंपनी के पास में ऑप्शन है कि वो कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट की जगह कैपिटल एम्प्लॉयड को कंसीडर कर सकती है। तो इन सिंपल वर्ड दोनों में से जो हायर वाला रहेगा उसका 5% लेना है इंडियन कंपनी के केस में। इंडियन कंपनी है वो इंडियन कंपनी के केस में कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट और कैपिटल एम्प्लॉयड इन दोनों में से जो दोनों का हायर रहेगा वो लेना है इंडियन कंपनी के केस में, बाकी सबके केस में कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट ही लेना है। लेकिन सर एक बात बताइए, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट होता क्या है? कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट क्या होता है? तो कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट का मतलब होता है कि भाई जो आपने नया बिजनेस चालू किया है, जो नया बिजनेस चालू किया, जो नया बिजनेस का किसी का पुराने बिजनेस का एक्सटेंशन किया या नया यूनिट सेटअप किया, तो इस पर्पज के लिए आपने जिस ईयर में नया बिजनेस चालू हुआ, जिस बिजनेस में एक्सटेंशन कंप्लीट हुआ, जिस बिजनेस में नया यूनिट सेटअप हुआ, उस ईयर के एंड के डेट पे 31 मार्च को जो आपकी बैलेंस शीट रहेगी, उस बैलेंस शीट में फिक्स असेट में कितना इन्वेस्ट हुआ है, फिक्स असेट में कितना इन्वेस्ट हुआ है, दैट इज कॉल्ड योर कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। तो कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट में क्या जाएगा कि जो भी आपने बिजनेस है, वो बिजनेस जो है, जो आपने बिजनेस है वो स्टार्ट किया, एक्सटेंशन किया, नया यूनिट सेटअप किया, इस पर्पस के लिए आपने फिक्स असेट में कितना इन्वेस्ट किया, जिस ईयर में बिजनेस चालू हुआ, जिस ईयर में एक्सटेंशन कंप्लीट हुआ, जिस ईयर में नया यूनिट सेटअप हो गया, उस ईयर के एंड में जो बैलेंस शीट रहेगी, उस बैलेंस शीट के हिसाब से बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आपका फिक्स असेट कितना है। फिक्स असेट कौन सा, नए बिजनेस का वाला, या एक्सटेंशन के लिए फिक्स असेट कितना लगा, या नया यूनिट सेटअप किया उसके लिए फिक्स असेट कितना लगा। तो जो बिजनेस स्टार्ट किया या एक्सटेंशन किया या नया यूनिट सेटअप किया उसके लिए फिक्स असेट में कितना इन्वेस्ट हुआ, दैट इज कॉल्ड योर कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। तो जिस ईयर में ये बिजनेस चालू हुआ, जिस ईयर में एक्सटेंशन हुआ, नया यूनिट सेटअप हुआ, उस ईयर के एंड की जो बैलेंस शीट 31 मार्च की रहेगी, उसमें अपन देखेंगे कि कितना फिक्स असेट में इन्वेस्टमेंट हुआ है फॉर द पर्पस ऑफ द न्यू बिजनेस या एक्सटेंशन या नया यूनिट सेटअप। तो उस पर्टिकुलर केस में जितना हुआ है ना, उतने का आपको फिक्स असेट में जितना इन्वेस्ट हुआ है उसको कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट मानेंगे। लेकिन सर एक बात बताइए, कैपिटल एम्प्लॉयड फिर किसको मानेंगे? कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए इन्होंने एक डेफिनेशन दे रखी है, और कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए लोग बोलते हैं कि जो भी तुम्हारा शेयर कैपिटल है प्लस डिबेंचर प्लस लॉन्ग टर्म बोरोइंग। तो कैपिटल एम्प्लॉयड किसको बोलेंगे कि कैपिटल एम्प्लॉयड को इन्होंने डिफाइन किया है, और कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब कि जो नया बिजनेस चालू हुआ, जो एक्सटेंशन हुआ, नया यूनिट सेटअप हुआ, उसके लिए आपने शेयर कैपिटल में कितना इन्वेस्ट किया, शेयर कैपिटल प्लस आपको लेना है डिबेंचर प्लस आपको लेना है लॉन्ग टर्म बोरोइंग। शेयर कैपिटल प्लस डिबेंचर प्लस लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ये आपका कैपिटल एम्प्लॉयड होगा। बट कौन सा, टोटल नहीं, जितना नए बिजनेस के लिए लगा, जितना एक्सटेंशन के लिए लगा या नया यूनिट सेटअप करने के लिए, कितना शेयर कैपिटल, डिबेंचर और लॉन्ग टर्म बोरोइंग में इन्वेस्ट हुआ है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग मतलब शेयर कैपिटल कितना है, डिबेंचर कितना है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग कितना है, इसकी जो टोटल होगी दैट टोटल इज कॉल्ड योर कैपिटल एम्प्लॉयड। इसकी जो टोटल होगी वो टोटल आपका जो है वो कैपिटल एम्प्लॉयड होगा करके।
अब एक बात समझना, यहां पे जब भी आपका प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होता है, जब पहले साल में आप डिडक्शन लोगे करके, ठीक है, तो भैया जब ये एक्सपेंडिचर आप इंकर करते हो, तो जब डिडक्शन लोगे तो उस ईयर में आपको ऑडिट करानी पड़ेगी। चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिट करेगा, ऑडिट इज मैंडेटरी, ऑडिट करवानी ही पड़ेगी। कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी को छोड़ के बाकी को ऑडिट करानी पड़ेगी। नाउ कंपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी को छोड़ के क्यों बोल रहे हो? क्योंकि कंपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए ऐसे भी ऑडिट मैंडेटरी होती है। कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी की ऐसे भी ऑडिट होती है, तो उनके अकाउंट्स तो ऑडिट होंगे ही होंगे, बट बाकी अगर कोई इंडिविजुअल है या मान लो कोई दूसरा एसएससी है, एचयूएफ है, या कोई एओपी भी है या पार्टनरशिप फर्म है, वो अगर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस करते हैं, तो जिस ईयर में प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होगा उस ईयर के बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपको ऑडिट कराने पड़ेंगे। ऑडिट इज मैंडेटरी, आपको ऑडिट है वो ऑडिट करानी पड़ेगी। अब एक और चीज समझना, आपको क्या करना पड़ेगा कि भैया यहां पे अब जो आप जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस पे खर्चा करते हो उससे रिलेटेड ये लोग एक रूल प्रिस्क्राइब करेंगे, उसमें आपको एक फॉर्म भी फिलअप करना पड़ेगा कि आपने प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कहां कहां पे कितना कितना किया है। तो इस साल से इन्होंने एक पॉइंट डाला है कि भैया असेसी शैल फर्निश अ स्टेटमेंट कंटेनिंग द डिटेल ऑफ एक्सपेंडिचर स्पेसिफाइड इन दिस क्लॉज विद इन सच पीरियड टू सच अथॉरिटी इन सच अ फॉर्म एंड सच अ मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब। ये फ्यूचर में एक फॉर्म निकालेंगे, उस फॉर्म में आपको बताना पड़ेगा कि ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हमने किया है, ये जो है इस फॉर्म में हम डिटेल देनी है, कब तक देनी है उसके लिए वो लोग प्रिस्क्राइब करेंगे। इन फ्यूचर आपको वो डिटेल है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देनी पड़ेगी। अब एक और चीज समझना, मैंने आपको क्या बोला यहां पे, इधर देखिए, मैंने आपको क्या बोला कि यहां कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है शेयर कैपिटल ले लीजिए, प्लस डिबेंचर ले लीजिए, प्लस लॉन्ग टर्म बोरोइंग ले लीजिए। सर इसमें क्या रिजर्व एंड सरप्लस आएगा या नहीं? रिजर्व एंड सरप्लस है, वो रिजर्व एंड सरप्लस आएगा या नहीं? आंसर इज नो, नहीं आएगा। रिजर्व एंड सरप्लस कैपिटल एम्प्लॉयड में नहीं आएगा, क्योंकि इन्होंने क्या बोला, शेयर कैपिटल प्लस डिबेंचर प्लस लॉन्ग टर्म बोरोइंग। ये क्लियरली बोला हुआ है, शेयर कैपिटल प्लस डिबेंचर प्लस रिजर्व एंड शेयर कैपिटल प्लस डिबेंचर प्लस लॉन्ग टर्म बोरोइंग। शेयर कैपिटल प्लस डिबेंचर प्लस लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, ये क्लियरली बोला हुआ है, यहां रिजर्व एंड सरप्लस नहीं आएगा। एज वेल एज जो सिक्योरिटी प्रीमियम है, सर एक बात बताइए, सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा या नहीं आएगा? राइट आंसर है सिक्योरिटी प्रीमियम भी नहीं आएगा। और ये सिक्योरिटी प्रीमियम के लिए तो क्या हुआ ना पता है, एक केस हो गया कोर्ट में, और कोर्ट में केस चला गया। एक कंपनी है जिसका नाम है बर्जर पेंट्स करके, बर्जर पेंट्स का नाम आप सबने सुना हुआ है, घर में एशियन पेंट बर्जर पेंट दो लगाते हैं, तो जो बर्जर पेंट का आपने नाम सुना हुआ है, बर्जर पेंट के केस में केस हो गया करके, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट तक चले गए, और सुप्रीम कोर्ट ने जाके जजमेंट डिपार्टमेंट के फेवर में दिया कि यहां पे जब लॉ मेकर्स ने क्लियरली बोला हुआ है कि शेयर कैपिटल डिबेंचर और लॉन्ग टर्म बोरोइंग ही आएगा, तो सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं आएगा। क्योंकि 5% लेने के लिए कंपनी सोचती है, क्योंकि प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस बहुत बार बहुत ज्यादा होते हैं, जो कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट कैपिटल एम्प्लॉयड का 5% का लिमिट है उससे भी ज्यादा होते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, तो यहां तो क्या होगा, लोअर वाला अलग होगा। तो कंपनी बर्जर पेंट्स है, बर्जर पेंट्स बोलती है कि सिक्योरिटी प्रीमियम है वो आएगा कैपिटल एम्प्लॉयड में, लेकिन डिपार्टमेंट बोलता है नहीं, हमने लॉ में लिखा हुआ है शेयर कैपिटल प्लस डिबेंचर प्लस लॉन्ग टर्म बोरोइंग। तो ये केस सुप्रीम कोर्ट तक चला गया, और सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया, और सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट में बोला कि नहीं, यहां पे आपका जो है वो सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं आएगा कैपिटल एम्प्लॉयड में, सिक्योरिटी प्रीमियम कैपिटल एम्प्लॉयड में नहीं आएगा। इसका केस लॉ पे मैंने एक क्वेश्चन भी लिया है कंपाइलर में, आज अपन उसको डिस्कस करेंगे। आप एक काम करिए, जो भी 35D में दे रखा है एक बार उसको रीड कर लीजिए, जो भी 35D में दे रखा है उसको एक बार आप रीड कर लीजिए, जो भी 35D में दे रखा है उसको आप एक बार रीड कर लीजिए। हाँ, ऑडिट इज रिक्वायर्ड इन द फर्स्ट ईयर ऑफ डिडक्शन, जब पहली बार आप डिडक्शन ले रहे हो उस साल आपको ऑडिट करानी पड़ेगी, जिसमें पता चलेगा कि टोटल प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कितने हैं आपके। क्या बोलते हैं आज के लिए सर? बस है ना, बहुत हो गया सर। कहां बहुत हो गया आज? चलो रीड करो फटाफट, फटाफट रीड करो। यशवंशिका दोनों लेंगे यहां पे, दोनों। यस, फिक्स असेट में जो नया इन्वेस्टमेंट हुआ है वही वाला, जो आपने प्रोजेक्ट के नए प्रोजेक्ट के लिए किया है, या एक्सटेंशन के लिए, या नया यूनिट सेटअप करने के लिए।
डन, ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा। टैक्स ऑडिट का चैप्टर कब पढ़ाओगे? वो तो असेसमेंट के बाद होगा, पूरे सब्जेक्ट के बाद होगा, क्योंकि टैक्स ऑडिट में ऐसे ऐसे क्लॉजेज है, जो वो क्लॉजेस तो तब होंगे ना जब आपका पूरा इनकम टैक्स हो जाएगा, तो वो तो लास्ट में पढ़ेंगे ना टैक्स ऑडिट का सब्जेक्ट, तो टॉपिक। चलिए, जो अमाउंट इसमें नहीं आता, क्या उस पे अपन 37 ले सकते हैं या नहीं, देखेंगे अपन 37 में, वो अपन 37 में देखेंगे, ठीक है, वो अपन 37 में देखेंगे। चलिए, अब आप एक काम करिए, सिर्फ 7 मिनट बचा है, मैं 2 छोटी छोटी सेक्शन लूंगा, उससे ज्यादा नहीं, और वो तो आपको पता है, वो तो आपको पता है, मैं 2 छोटी छोटी सेक्शन लूंगा, वो तो आपको पता है, दोनों सेक्शन, ठीक है। चलिए इधर देखिए, तो यहां पे आपकी ये जो सेक्शन है ये 35D थी, और 35D के बारे में आपने यहां पे पढ़ना चालू किया, और 35D में 35 CCC 35D पढ़ा, और D में आपके यहां तक के पॉइंट्स है, वो पॉइंट्स आपके कवर हुए करके, ठीक है। ऑडिट इज मैंडेटरी फॉर द ईयर इन विच सच एक्सपेंडिचर इंकर एक्सेप्ट फॉर द कंपनी एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी, बिकॉज कंपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी की ऐसे भी ऑडिट होती है, कंपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी की जो है वो ऐसे भी ऑडिट होती है। चलिए, अब अपन एक काम करते हैं, एक छोटी सी सेक्शन और पढ़ लेते हैं ना, बस छोटी सी तो है, एक छोटी सी सेक्शन और पढ़ लेते हैं, मैं आपको जल्दी छोड़ूंगा करके, ठीक है, मैं 10:05 से पहले पहले छोड़ दूंगा आपको। चलो इधर देखो, 10 बजे छोड़ दूंगा, बस इधर देखो, एक सेक्शन होती है सेक्शन 35DD करके, DD 35DD, और 35DD, अरे ये तो आपको पता है, 35DD क्या बोलती है कि अगर अमलगमेशन हो जाता है किसी कंपनी का, अमलगमेशन एंड डीमर्जर जब होता है, तो अमलगमेशन और डीमर्जर के खर्चे होते हैं, ऐसे ही ऐसे फ्री में नहीं होता अमलगमेशन या डीमर्जर, ऐसे फ्री में नहीं होता, इसके खर्चे होते हैं, अमलगमेशन डीमर्जर के खर्चे होते हैं। तो अमलगमेशन डीमर्जर के जो खर्चे हैं, क्या वो अलाउ होंगे या नहीं? तो मैं आपको बताऊं, देखो, अमलगमेशन पे एंड डीमर्जर पे जो भी खर्चे होते हैं वो अलाउ होते हैं, लेकिन वो सिर्फ इंडियन कंपनी को होते हैं और किसी को नहीं होते, सिर्फ इंडियन कंपनी को होते हैं और किसी को नहीं होते, सिर्फ इंडियन कंपनी को होते हैं और किसी को नहीं होते। और वो भी कैसे अलाउ होते हैं पता है? इन द 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट, 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में अलाउ हो जाएंगे। तो जो अमलगमेशन डीमर्जर के खर्चे हैं, दैट इज अलाउड इन द 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट। जितना खर्चा किया 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में आप उसका डिडक्शन ले लीजिए, 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में आप उसका डिडक्शन ले लीजिए करके, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, इधर देखिए, अमलगमेशन की बात करते हैं, तो जैसे एक कंपनी है जिसका नाम था वोडाफोन, एक कंपनी है जिसका नाम था आइडिया, और ये दोनों मर्ज होके और एक कंपनी बन गई जिसका नाम है VI लिमिटेड, तो दिस इज कॉल्ड योर अमलगमेशन। अगर अपन डीमर्जर की बात करते हैं, तो एक कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, और ये रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का टूट के और एक नया कंपनी और बन गया जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड, दैट इज डीमर्जर। अब एक बात बताओ, जब अमलगमेशन डीमर्जर पे खर्चे होते हैं तो इसका आपको डिडक्शन मिलेगा, बट डिडक्शन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में मिलता है, सिर्फ इंडियन कंपनी को मिलता है। अब एक चीज समझना, डिडक्शन उसको मिलता है जिसने खर्चा किया है। जैसे क्या है, एक बात बताऊं, थोड़ी देर यहां रुक जाइए प्लीज यार, प्लीज मेरा हाथ साथ दीजिए ना प्लीज यार। इधर देखिए, ये जो पीछे वाली जो सेक्शन थी ना, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस में भी 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में मिलता था, लेकिन प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस में कैसा है ना कि अगर मान लो 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में मिलता है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का खर्चा, बट 5 इंस्टॉलमेंट होने से पहले पहले ही अगर अमलगमेशन डीमर्जर हो गया तो रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट नई वाली कंपनी को मिल जाएगा। देखो, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस में आपको डिडक्शन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में मिलता है, बट 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट 5 साल से पहले पहले, 5 साल से पहले पहले क्या हुआ, जो 5 साल है उससे पहले पहले अगर कंपनी का अमलगमेशन या डीमर्जर हो गया तो रिमेनिंग डिडक्शन है वो न्यू कंपनी को मिल जाएगा। लेकिन बेटा 35DD में ऐसा नहीं है। 35DD में क्या है कि जो अमलगमेशन का खर्चा है या डीमर्जर का खर्चा है 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में मिलेगा, लेकिन ये उसी कंपनी को मिलेगा जिसने खर्चा किया है, इसका डिडक्शन उसी कंपनी को मिलेगा जिसने खर्चा किया है। जैसे VI ने किया है, वोडाफोन आइडिया ने किया, तो इसका डिडक्शन VI को 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में मिलेगा, इन्होंने किया है तो इनको मिलेगा, रिलायंस ने किया है तो रिलायंस को मिलेगा, और अगर जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड ने किया है तो उसको मिलेगा। इसमें ना एक चीज ध्यान रखना, अमलगमेशन के केस में हमेशा यह एडवाइजेबल रहता है कि खर्चा न्यू कंपनी करे। ऐसा क्यों? वोडाफोन आइडिया जो VI करके नई कंपनी थी, वो अमलगमेशन का खर्चा करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि VI उसका 5 साल में डिडक्शन ले सकती है, क्योंकि VI जिंदा है, VI जिंदा है, 5 साल में डिडक्शन ले सकती है।
लेकिन बाबू अगर वोडाफोन आइडिया ने किया खर्चा तो भैया डिडक्शन 1 साल तो मिल जाएगा, 1 इंस्टॉलमेंट तो मिल जाएगी, बाकी 4 इंस्टॉलमेंट लैप्स हो जाएगी। बाकी की जो 4 इंस्टॉलमेंट है वो लैप्स हो जाएगी। इसके लिए हमेशा ये एडवाइजेबल है कि अगर अमलगमेशन होता है ना तो खर्चा नई कंपनी को करना चाहिए, क्योंकि ये सेक्शन बोलती है खर्चे का डिडक्शन उसी को मिलेगा जिसने खर्चा किया है। तो बेटा अगर वीआई ने किया है तो वीआई 5 साल डिडक्शन लेगी, अगर वोडाफोन आइडिया ने किया है तो वोडाफोन और आइडिया जो है वो 1 साल का डिडक्शन तो ले लेंगे, बट उसके बाद तो वो बंद हो गए ना, उसके बाद तो वो बंद हो गए, तो वो 4 इंस्टॉलमेंट लैप्स हो जाएगी, उसका कुछ भी नहीं होगा। तो इसके लिए अमलगमेशन के केस में हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि खर्चा नई कंपनी से कराना चाहिए जिससे कि वो 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में डिडक्शन ले पाए। लेकिन इसमें डीमर्जर में दिक्कत नहीं है, क्योंकि रिलायंस भी अभी जिंदा है और जियो फाइनेंशियल भी जिंदा है। रिलायंस ने किया तो रिलायंस को 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में मिलेगा, जियो फाइनेंशियल ने किया तो जियो फाइनेंशियल को 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में मिल जाएगा। दिस इज द सेक्शन 35 DD। उसके बाद एक लास्ट सेक्शन ऑफ टुडे इज 35 DDA, क्योंकि सेम वाली सेक्शन है, सिमिलर सेक्शन है, इसलिए 35 DDA क्या बोलती है कि अगर कोई भी एसएससी है वो वीआरएस का खर्चा करता है, वॉलंटरीली रिटायरमेंट स्कीम कंपनसेशन। वीआरएस का मतलब होता है वॉलंटरीली रिटायरमेंट स्कीम कंपनसेशन। कुछ एम्प्लॉय ऐसे होते हैं जिनकी एज हो चुकी होती है, 60 साल नहीं हुए बट मान लो 50-55 साल हो चुके हैं, 60 साल नहीं हुए बट 50-55 साल हो चुके हैं, तो उस पर्टिकुलर केस में जो वो एम्प्लॉय होते हैं ना, वो जो एम्प्लॉय होते हैं उनको बोलता है क्या कर रहे हो, क्यों दुख देख रहे हो, जाओ घर पे जाओ, आपको कुछ पैसा दे देते, आपको कुछ पैसा दे देते, आप घर पे जाओ आराम करो। तो उनको वीआरएस कंपनसेशन दिया, तो क्या जो एसएससी ने कंपनसेशन दिया है, जो कंपनी ने कंपनसेशन दिया है, उसको उसका डिडक्शन मिलेगा या नहीं? आंसर इज यस। वीआरएस का डिडक्शन पहली चीज तो मैं बता दूं ऑल एसएससी को मिलता है। ऑल एसएससी का मींस इंडिविजुअल, एचयूएफ कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, एओपी, बीओआई, रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट, सबको मिलता है। और इसका डिडक्शन भी 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में मिलता है। इसका डिडक्शन भी 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में मिलेगा, 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में मिल जाएगा टू द ऑल एसएससी। अब एक चीज समझना, यहां ऑल एसएससी का मतलब सबको मिलता है। जैसे मान लो आईसीआईसीआई बैंक ने इस साल वीआरएस का खर्चा किया 1 करोड़ का, तो इस साल से डिडक्शन मिलेगा 20 लाख, 20 लाख, 20 लाख, 20 लाख 5 साल में। अगले साल और मान लो किया 50 लाख का, तो अगले साल का 50 लाख पे वापस 5 साल में 10 लाख, 10 लाख, 10 लाख, 10 लाख, ऐसा करके डिडक्शन मिलेगा। जिस ईयर में वीआरएस का खर्चा करते हो 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में डिडक्शन मिलेगा। अब एक चीज समझना, ये सेक्शन में ये लिखा हुआ है कि अगर अमलगमेशन हो जाता है या डीमर्जर हो जाता है या सक्सेशन हो जाता है। सक्सेशन का मतलब होता है प्रोप्राइटरी कंसर्न से कंपनी बदल जाना, पार्टनरशिप फर्म से कंपनी में बदल जाना, या छोटी छोटी कंपनियों से एलएलपी में बदलना जाना, जो कि हमने पढ़ा था इन द टॉपिक ऑफ द कैपिटल गेन। तो अगर अमलगमेशन, डीमर्जर या सक्सेशन होता है तो रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट का डिडक्शन नए एसएससी को मिल जाएगा। पहले तो जिस ईयर में अमलगमेशन, डीमर्जर, सक्सेशन होगा उस ईयर का इंस्टॉलमेंट भी नए वाले को मिलेगा और बाकी जो बचा रहेगा वो भी नए वाले को मिल जाएगा। तो मैं बताऊं, अगर मैं बताऊं आपको, मैंने 3 सेक्शन बताई, मैं कुछ अब नया नहीं बताने वाला हूं, तो सिर्फ तीनों सेक्शन को मैं रिवाइज करा रहा हूं। मैंने 3 सेक्शन बताई जो सिमिलर सेक्शन लग रही थी, कौन कौन सी करके, ठीक है। देखो मैंने आपको 3 सेक्शन सिमिलर बताई, 35D, 35DD एंड 35DDA। तीनों में क्या समानता है? पहली समानता तो यह है कि तीनों में यहां पे जो डिडक्शन है वो 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में मिलता है। दूसरी समानता यह है कि तीनों में डी है, तीनों में इसमें एक डी है, इसमें एक्स्ट्रा डी है, इसमें डी ए है करके, ठीक है। तीनों सेक्शन के बारे में अगर मैं एनालिसिस कराऊं तो 35D है वो बात करती थी प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस की, 35DD जो है वो बात करती थी अमलगमेशन एंड डीमर्जर के खर्चे की, अमलगमेशन एंड डीमर्जर के खर्चे की। और 35DDA बात करती थी वीआरएस की, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम कंपनसेशन की। पहली जो सेक्शन है 35D वो बेसिकली बेटा रेजिडेंट पर्सन को मिलेगी, रेजिडेंट पर्सन को ही डिडक्शन मिलेगा। दूसरे वाले में सिर्फ इंडियन कंपनी को मिलता था और तीसरे वाले में ऑल एसएससी को मिलता है। डिडक्शन कितना मिलेगा? पहली वाली सेक्शन में 15 था, इसमें भी 15 था, इसमें भी 5 था, 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में मिलेगा। पहली वाली सेक्शन में एक लिमिट थी कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का डिडक्शन उस लिमिट से ज्यादा नहीं मिलेगा।
वो लिमिट क्या थी? 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, या इंडियन कंपनी के केस में कैपिटल एम्प्लॉयड भी ले सकते हो आप। दूसरे वाले में कोई ऐसी लिमिट थी नहीं, और तीसरे वाले में भी ऐसी कोई लिमिट थी नहीं। उसके बाद पहले वाले में क्या होता है कि अगर अमलगमेशन या डीमर्जर हो जाता है, तो अमलगमेशन डीमर्जर के केस में जो रिमेनिंग डिडक्शन है वो न्यू असेसी को मिल जाएगा। अमलगमेशन डीमर्जर होता है तो रिमेनिंग वाला जो इंस्टॉलमेंट है वो नए वाले को मिलेगा, जिस ईयर में अमलगमेशन डीमर्जर हुआ उस साल का भी और उसके अगले सालों का भी। यहां पे 35 डीडी में ऐसा कुछ भी प्रोविजन नहीं है, नॉट अवेलेबल, ऐसा कोई भी प्रोविजन है वो नहीं है। लेकिन 35 डीडीए में ऐसा है कि अमलगमेशन होता है, डीमर्जर होता है या सक्सेशन होता है, उसमें तो सक्सेशन भी कवर किया है, तो नया वाले को मिल जाएगा, रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट है वो नए वाले को मिल जाएगी। तो ये आपका कंपैरेटिव एनालिसिस हो गया तीनों सेक्शन का। तो आज 35 में 35 पढ़ा साइंटिफिक रिसर्च, 35 बीबी, अरे 35 एबीबी पढ़ा करके, ठीक है, दैट इज एबीबी अभिषेक बच्चन टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस। एबीए पढ़ा, एबीए वाज स्पेक्ट्रम। 35 सीसीसी, 35 सीसीडी पढ़ा, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट, स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, और 3 सेक्शन अपन ने ये पढ़ी 35D, 35DD एंड 35DDA करके। आज के लिए इतना बहुत है, कल अपन कंटिन्यू करते हैं इसके आगे। आज के लिए इतना बहुत है, कल अपन इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। आपको टेस्ट पेपर मिलेगा, आंसर इज यस, आपको टेस्ट पेपर मिलेगा, और आपको कल टेस्ट पेपर है वो आपको मिल जाएगा। मोस्टली आपको कल इवनिंग तक आपको टेस्ट पेपर मिल जाएगा करके, ठीक है। ट्रैकिंग कब मिलेगा आपको? कल मिल जाएगा। ट्रैकिंग भी आपको 1-2 दिन में मिल जाएगा। इस वीक में आपको कंपाइलर, अगले वीक में 101% कंपाइलर आपके हाथ में होगा करके, ठीक है। चलिए, कुछ होमवर्क में भी देख के आ सकते हैं। कुछ होमवर्क में आप कौन सा होमवर्क देखोगे? क्वेश्चन नंबर 10 होमवर्क में लिखिए, बट आपसे नहीं होगा ये क्वेश्चन, आपसे नहीं होगा। आप सिर्फ एक बार हाथ पैर मार दीजिए, ट्राई मार दीजिए, हो जाए तो ठीक है, नहीं होता कोई बात नहीं, मैं करा लूंगा। क्वेश्चन नंबर 10 होमवर्क है, और क्वेश्चन नंबर 11 भी होमवर्क है, दैट इज ऑन द प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस करके, ठीक है। एक केस लॉ है बर्जर पेंट वाला, इस केस लॉ को मैं आपको आगे समझा दूंगा अगले लेक्चर में, बट आप एक बार इसको रीड करके जरूर आइएगा। तो आप क्वेश्चन नंबर 10 और 11 को रीड करके आएंगे, 10 और 11 को आप रीड करके आएंगे, बस 10 और 11 को आप रीड करके आएंगे। आज के लिए इतना बहुत है, मंडे को क्लास लेंगे, और इस वीकेंड में आपको कुछ टेस्ट पेपर भी मिलेगा। टेस्ट पेपर में पीजीबीपी का जितना अभी तक कराया है मैंने, उतना मैं कवर करूंगा। जितना मैंने अभी तक पीजीबीपी में कराया है उतना मैं आपको पीजीबीपी का कवर करूंगा इन दैट टेस्ट पेपर करके, ठीक है। चलिए, थैंक्स अ लॉट पीपल, आज के लिए इतना बहुत है, कल कंटिन्यू करते हैं अगले लेक्चर में।